हेलो क्लास। वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने शुरू किया हुआ है प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके रिगार्डिंग हम 7 सेट अब से पहले कर चुके हैं और आज सेट नंबर आपका 8 रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। टेस्ट नंबर आपका 8 रहेगा आज, है ना। तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे उसका वीडियो सॉल्यूशन आप देख लोगे लेक्चर्स, है ना। तो चलिए आज के क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, ये लीजिए सब, आपका पहला क्वेश्चन रहेगा एवरेज से, है ना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं, पिछले वाले लेक्चर से क्वेश्चन है, वहाँ पे वही इश्यू हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने आज दोबारा से पिक कर लिया इन क्वेश्चंस को सबको। ठीक है, जहाँ पे भी मैंने इशू फेस किया तो मैंने वहीं से क्वेश्चन दोबारा से पिक कर लिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एवरेज से। 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है, वे अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता है कि 7 टर्म्स जो रही है आपकी, उनका एवरेज 34 है। ठीक है, पहली 3 जो रही होंगी उनका 28 दिया हुआ है आपसे, और अंतिम 2 आंकड़ों का बताया हुआ है आपसे कितना, 47। ये क्वेश्चन में बोली गई चीजें हैं सारी की सारी, है ना। मैंने अभी तक कोई सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, 7 आंकड़े टोटल थे आपके पास, लेकिन यहाँ पे मेंशन कितने आंकड़े हुए हैं, ओनली 2। तो यानी कहीं ना कहीं 2 डाटा मेरे मिसिंग है, बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो एवरेज सबका है वो एवरेज आप उनका भी मान के चल सकते हो क्या? जी हाँ, मैंने मान लिया कि 34 एवरेज उन 2 बंदों का भी रहा होगा। अब मैं देखूंगा मिसिंग वाला केस है कि यानी 2 बंदे मिसिंग है, क्योंकि 3 और 2 5 हो गया, 2 के बारे में कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो कितना कम हुआ। पहले 3 बंदों पे कितने की कमी आई, आप नोटिस कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे 4 तो हैं और 2 हैं, 6 कम हो गया ना। 6 की कमी आई 3 बंदों पे। ठीक है, तो 6 18, 18 की कमी ओवरऑल आ गई क्या, आप ये बताओ। तो मैं ना इधर लिख देता हूं रिजल्ट। तो 18 की मैंने ओवरऑल कमी देखी, तो जो 18 की कमी आई होगी एवरेज को 34 मेंटेन रखने के लिए, वो कमी जो है वो उन 2 बंदों ने पूरी करी होगी क्या। तो यानी यहाँ पे ये जो 18 की कमी आई, वो 18 की कमी यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी क्या उन 2 बंदों को। तो मैंने 18 लिख दिया, एक तरीके से डेविएशन मेथड समझ लो आप। ठीक है, आप ये देखो यहाँ पे कितना ज्यादा हो गया, आप देखो कि 13 ज्यादा हो गया क्या भाई। यानी कि ये 2 बंदे हैं जो एवरेज से 13 अधिक लेके आ गए क्या, यानी एक बंदा 13 अधिक लेके आया, तो 2 बंदे 26 अधिक लेके आ गए क्या। तो ये जो अधिक ले आए तो उन बंदों का हिस्सा लेके आ गए क्या एक्स्ट्रा, क्योंकि एवरेज तो 34 था, तो ये 13 अधिक ले आए, तो 13 दूनी 26, 26 एक्स्ट्रा आ गया क्या, तो ये 26 कम करोगे आप। तो आपने जब 26 माइनस करा तो आपने देखा जो ये भी ये रिजल्ट रहेगा प्लस या माइनस, ये उन 2 बंदों पे लागू होगा क्या जो मिसिंग है, जो 2 बंदे मिसिंग है उन पे लागू होगा क्या। तो भाई मैं क्या करूंगा, उन 2 बंदों में ये रिजल्ट बांट दूंगा। ठीक है, अब जितना भी सॉरी भाई, या तो मुझे घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। आप देखो, आप 26 में से 18 घटाओगे तो ये माइनस का 8 हुआ, ओवरऑल टोटल में 8 की कमी आई, लेकिन ये 8 की कमी 2 बंदे आपस में बांट लेंगे तो ओवरऑल आपको 4 की कमी देखने को मिलेगी। तो यानी मेरा एवरेज 34 से 4 कम हो जाने वाला भाई। ठीक है, 34 में से जब आप 4 घटाओगे तो आपके पास है 30, यानी आपका औसत आ गया 30, है ना। भाई मेरी बात समझ पाए क्या भाई, 30 कैसे आया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। मिसिंग वाले केस में आप क्या करोगे, अगर घट रहा है तो आप बढ़ाओगे, बढ़ रहा है तो आप घटाओगे, और उन्हें उन लोगों के बीच डिवाइड कर दोगे रिजल्ट को जितने बंदे मिसिंग है, और वही चेंज आपके एवरेज में ओवरऑल आपको नेट देखने को मिलेगा। ठीक है, 34 था तो मैंने देखा कि ओवरऑल 8 की कमी आई, लेकिन 2 बंदों को कमी जब बांटनी होगी तो 4 की कमी आई, तो 34 में से आप 4 घटाओगे, 30 आपका एवरेज आ जाएगा उन 2 बंदों का। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, और ये भी क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, है ना। एवरेज से ही है, तो आप इसे करके दिखाओ। करो भाई से एक बार। ये देखो क्या बोल रहा है, आपके पास 9 आंकड़े हैं इस बार, है ना। 9 आंकड़ों, इसमें क्या है, थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, मतलब इक्वेशन बना दी इसमें आगे। 79 है ना 9 आंकड़ों का औसत। आगे देखो पहले 2 आंकड़ों का औसत, ये क्या मैंने इसलिए डाला था क्या वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 2 आंकड़ों का 75,
और अगले 4 आंकड़ों का 87 भाई, है ना। यहां तक बताओ, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, इसमें अभी तक कुछ नहीं करा है। अब आप नोटिस करो, 4 5 6 6 हो गए और लेकिन आंकड़े टोटल 9 थे, तो 3 आंकड़े मिसिंग है। तो आप उनका एवरेज निकालना टारगेट करो पहले, ठीक है। लेकिन मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ आगे, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन के चले क्वेश्चन की। 9 आंकड़ों का औसत 79, पहले 2 आंकड़ों का 75 है, अगले 4 आंकड़ों का 87। तो 8th, ये देखो यहाँ पे दिया, जो मिसिंग है ना वो 8वां आंकड़ा, 7वां आंकड़ा और 9वां जो आंकड़ा है, ये तीनों टर्म्स आपकी मिसिंग है। लेकिन उनके बीच में उसने एक बंदे ने रिलेशन बताई है, वो रिलेशन देखो। यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, मैंने 7वें को अगर x मान लिया, तो ये 5 अधिक x+5 हो जाएगा क्या भाई। रिलेट करने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक। चलिए, वह 9वें आंकड़े से एक अधिक है, कौन सा, 8वां आंकड़ा जो है ना भाई, 9वें आंकड़े से एक अधिक है, यानी कि 9वां आंकड़ा एक कम, यानी x+4 रहा होगा क्या भाई। तो ये चीज आप समझ पाए होंगे मेरे हिसाब से, सारी बातें आपकी क्लियर है क्या। अब देखो, ये टोटल डाटा इसके अकॉर्डिंग ये है भाई। भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, हेल्थ सही नहीं है, तो थोड़ा सा कोप अप करियो चीजों के साथ, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो टोटल ये बनेगा, मैं इधर से निकालता हूँ एक बार एवरेज, है ना। तो उन 3 बंदों का एवरेज 79 तो रहा ही होगा, आप इस तरीके से मान के चलो, है ना। 79 तो रहा ही होगा। अब जो भी उतार चढ़ाव होगा मैं यहां से बैलेंस करूंगा। अब देखो, मैंने देखा कि यहाँ पे 4 की कमी आई क्या, एक बंदे पे 4 की कमी आई, तो 2 पे 8 की कमी आई होगी, या क्या आई कमी, यानी माइनस का 8 आ गया। लेकिन मैं माइनस नहीं करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। रीजन, क्योंकि कमी तो इन पे आई ना भाई, वो यहाँ पे तो उन दोनों बंदों को तो बैलेंस करना पड़ेगा। वो बैलेंस करने के लिए जो 4 की कमी एक पे आई, 2 पे 8 की कमी आई, तो इसे बैलेंस करने के लिए मैं +8 करूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 की बढ़ोतरी हुई क्या, लेकिन ये 8 की बढ़ोतरी 4 नंबर भी, 8 चौक 32, यानी 32 की ओवरऑल बढ़ोतरी होगी क्या। लेकिन मैं बढ़ोतरी नहीं करूंगा भाई, मैं तो कम ही करूंगा, क्योंकि मुझे चीजें बैलेंस करनी है। तो मेरे पास रिजल्ट ये आया, 8 माइनस 32 यानी माइनस का 24, इसका रिजल्ट ये आया, ठीक है। और कितने लोगों पे लागू होगा, 4 5 6 6 लोग तो आगे, 3 लोग मिसिंग है, 3 डाटा मिसिंग है, तो 3 पे लागू होगा। 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। यानी 79 तो पहले से था, उसमें से आपको क्या करना है भाई, 8 माइनस करना है। तो उन 3 लोगों का एवरेज जो रहा है 71, 3 डाटा होगा मतलब, ठीक है। 3 डाटा होगा, एवरेज 71 है, और टोटल कितना होता है, एवरेज इंटू नंबर। अगर एवरेज इतना है, दिस एंड नंबर इज दिस, तो इनकी मल्टीप्लाई करके मुझे टोटल मिल जाता है, ठीक है। मैंने देखा कि एवरेज तो है 71 और 3 नंबर्स का है, तो टोटल कितना आया भाई, मेरी भाषा में टोटल आया 3 और 7 या 21, 213 टोटल आया मेरी भाषा में। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना चल रहा है वो देखो। अब चीज है ना, यहां पे आपको रिलेट करना पड़ेगा चीजों को। मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल है x और x, 3x प्लस 5 और 4 9, यानी ये जो डाटा है 213 है, जो ये 3x प्लस 9 की वैल्यू है क्या। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा मेंस में कई बार आया है सीजीएल के, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 9 इधर आके माइनस हो जाओगे क्या भाई, तो 3x की वैल्यू आ गई 204। तो यहां से मुझे x कितना मिला ये बताओ, x कितना मिलेगा, 3 6 18 और 3 8 24, x की वैल्यू आ गई 68। पूछा क्या गया है भाई, इसने पूछे 9वां आंकड़ा बताइए, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 68 निकाल दी। अगर आपसे 9वां आंकड़ा पूछा जाए तो x+4 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 68 + 4 72। तो भाई ये चीज आपको करनी है, 72 मेरा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो भाई इतना आपको पेन चलाना पड़ेगा, और भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई सब चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे आप पार्टनरशिप से, करिए भाई, आप अपना ट्राई करो इसे एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, ए कुल पूंजी का 1/6 भाग है ना। देखो, मैंने बताया था कि कभी भी पार्टनरशिप से क्वेश्चन मिले तो आप कैसे चीजों को सजा रहे होंगे, वो चीज देख लो एक बार। तो इन्वेस्टमेंट के रेशो की बात करता हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना भाई। इन्वेस्टमेंट का रेशो है ए बी और सी के अंदर, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और सी।
अब देखो इसने बोला एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, ठीक है, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी की बात कर रहा हूं, तो देखो मुझे पता 1/6 भाग की बात हुई। फिर मैं देखा बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, और सी जो है वो रिमेनिंग है ना। तो मेरी बात को समझो, 1/6 और 1/3 मेरे से फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो क्यों ना मैं इनका कोई मल्टीपल, इनकी फ्रैक्शंस का कोई मल्टीपल मान लूं अपना टोटल प्राइस। तो मैंने टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 1/6 दिखा, मुझे समझना भाई बहुत ध्यान से, 1/3। तो मैं इनका कोई एलसीएम ले लूं, यानी ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों से कटती हो। तो मैंने मान लिया 6, मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट अपनी 6 मान ली भाई, ठीक है, लेट कर लिया मैंने 6 मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट। बहुत ध्यान से देखियो भाई, चीजें ऐसे ही करनी है आपको, ठीक है। मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 6 मान ली, तो ए ने 1/6 हिस्सा करा के इसका इन्वेस्ट। तो जब ये 1/6 करा होगा तो 6 ही कम 6, एक इन्वेस्टमेंट 1 आ गई, ठीक है। अब बी की इन्वेस्टमेंट कुल पूंजी का, कुल पूंजी का यानी कुल पूंजी तो मैंने 6 मान ली, कुल पूंजी का कितना बोल रहा हूँ उसने 1/3। जब इसका आप 1/3 निकालोगे तो आपको पता लगा, अब जब 3 से आप 6 को डिवाइड करोगे तो आपको मिला 2। तो यानी इसने 2 हिस्सा इन्वेस्ट करा, ठीक है। अब सी जो है शेष पूंजी इन्वेस्ट करता है, ठीक है। सी ने शेष पूंजी मैंने 6 मान रखा, तो 2 और 1 3 तो पूरा हो गया, और 3 रहा होगा ये। तो मेरी इन्वेस्टमेंट के रेशो आपके सामने आ गए भाई। अब मैटर करता है टाइम, ठीक है। अब आ गया रोल सारा टाइम का, ठीक है। अब टाइम को भी आप ऐसे ही, लेकिन टाइम क्या है, इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है कि आपने कोई इकट्ठा करके पैसा वो इन्वेस्टमेंट कराओ, सबने मिलजुल गए, ठीक है, तो उसमें रेशो बनना पॉसिबल है। लेकिन क्या है, अगर टाइम की बात करें तो टाइम तो सबका एक इंडिविजुअल टाइम अलग अलग चलता है क्या भाई। मेरे लिए 2025 अलग साल है, मेरे भाई के लिए अलग है, मेरे दोस्त के लिए अलग है, ठीक है। तो चलिए अब मैं टाइम की बात करता हूँ कि यानी कि आपका टाइम का रेशो क्या रहा, उस चीज को बहुत ध्यान से समझना भाई। चलो मैं टाइम की बात करता हूँ भाई। टाइम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, मुझे पता कि भाई 1/6 समय, और उसका समय भी 1/3 है। तो मैंने यहां पे भी टाइम 6 मान लिया, 6 यूनिट मेरा टाइम है ना। बताइए किसी को प्रॉब्लम है क्या, है ना। यानी मैं 1 साल मान के भी कर सकूं, उससे कोई इशू नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो 1/6 समय के लिए, यानी 6 का ना टोटल समय नहीं रखा उसने, सिर्फ 1/6 समय के लिए रखा, तो यानी 1 समय के लिए, ठीक है। और बी ने ना पूरे समय के लिए नहीं रखा, 1/3 समय के लिए रखा, तो 3 दूनी 6, तो यानी 2 समय की बात करी। मैं ना बिल्कुल डिटेल से बता रहा भाई आपको, चीज जो सारी है ना, वरना क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, ठीक है। तो भाई एक बात बताऊं, लेकिन सी ने क्या करा, सी ने पूरे समय के लिए, आप यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि आपने 6 मान लिया और 3 ही होगा, तो यहाँ पे भी आप 3 लिख दो, क्योंकि टाइम सबका अलग अलग चल रहा है भाई। टाइम के अंदर कोई आप इस तरीके से नहीं कि इसने इतना टाइम यूज ले लिया तो मुझे सिर्फ इतना मिलेगा। आपका अलग टाइम है, मेरा टाइम अलग है, ठीक है। तो सी ने ना पूरे समय के लिए, देखो लिखा हुआ है सी पूरे समय के लिए लगाता है, तो मैंने टाइम को 6 मान रखा ना, इसने अपने पूरे टाइम के लिए पैसा लगाया। तो भाई मैंने आपसे बता रखा कि आपका जो प्रॉफिट है या शेयर है वो किस रेशो में आएगा, वो मैं कैसे बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट की टाइम के साथ मल्टीप्लाई अगर मैं कर पाऊं तो मुझे अपना रेशो मिल जाएगा। तो मैं देखा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 6 3 जा 18। तो भाई मेरा प्रॉफिट इस रेशो के अंदर डिवाइड होने वाला क्या। तो मैं देख रहा हूं कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 18 और 4 22 1 23। मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट 23 है, लेकिन भाई साहब ने कितना दिया क्वेश्चन के अंदर 23000। तो मुझे पता लगा मेरे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो बी का लाभ पूछा गया, बी का है भाई, ये है बी का लाभ। तो 4 की वैल्यू आपसे पूछी गई, 4 की इधर भी गुना कर दोगे और इधर भी गुना कर दोगे, तो 4 के पीछे आप लगा दो 3 0, यानी 4000, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है भाई। ये बिल्कुल मैंने बेसिक से बिल्कुल डिटेल से आपसे चीजें बताई, ठीक है। मैंने अब से पहले ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसके अंदर मैंने पार्टनरशिप के 2 से 3 या 1 से 2 क्वेश्चन नहीं डाले होंगे, ठीक है। तो मेरी गारंटी, आप ट्रस्ट करो और लास्ट तक सारे सेट देखते चलो, ठीक है। मैं तो डेली डाल भी नहीं रहा, मैं तो ऑल्टरनेट डे पे डाल रहा हूँ, अब मैं बल्कि डेली शुरू करूंगा, ठीक है भाई। एक बार बस हेल्थ इश्यू सोल्व हो जाए थोड़ा सा, फिर मैं डेली चीजें डालनी शुरू कर दूंगा, ठीक है। हम तो प्लान कर रहे हैं कि यूपीएसआई के लिए भी 2017 वाले सारे प्रीवियस करवा दिए जाए एक बार, ठीक है। उनका बहुत तगड़ा हुआ है भाई, ठीक है। हम दिखाएंगे आपको क्या सॉल्यूशंस उनके हो सकते हैं आपके बेस्ट, ठीक है। बाकी 2021 के कंपैरिजन में यूपीएसआई 2017 थोड़ा टफ था भाई, इसमें कोई डाउट है नहीं। देखो सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। यही हमारी क्वालिटी है, आदिराज क्लासेस की क्वालिटी यही है कि एक चीज को ऐसे नहीं कि करा दिया और छोड़ दिया रैंडम, बस ये वाकई मिसलिनियस बनकर आ गया। हम 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा लेके आते हैं, ठीक है भाई।
नंबर ऑफ क्वेश्चन, हम ये नहीं सोचते कि यूपी पुलिस का टारगेट कर रहे हो आप, दिल्ली पुलिस टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे 15 क्वेश्चन आने या 7 आने या 10 आने। हम 30-35 क्वेश्चन या 25 से प्लस प्लस क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस कराते हैं डेली, है ना, यानी हर टाइप के 2 क्वेश्चन हम करा देते हैं आपसे। तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ों को देखोगे, ठीक है, 19-20 चेंज होगा क्वेश्चन के अंदर, चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ए बी और सी की बात करी इसने भाई। मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, आप, मैं ना बिल्कुल लिख रहा हूँ भाई, मैं इन्वेस्टमेंट को वाई भी लिख के छोड़ सकता हूँ, वो आप करोगे चीजें, मुझे तो करके दिखाना ना आपसे। 1/4 समय, देखो पूंजी का 1/4 भाग 1/5 भाग, तो मुझे क्या करना, मैं पूंजी मान लूंगा ना सबसे पहले। तो मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना अपने माइंड में 5 और 4 इनका कोई एलसीएम ले लूंगा, इनका एलसीएम है 20, ठीक है, तो 20 एलसीएम है, तो मैंने टोटल वैल्यू 20 मान ली, मेरी पूंजी जो है 20 है। तो 20 का 1/4 जब मैं निकाल लूंगा, ए ने कुल पूंजी का 1/4 करा ना, तो 1/4 जब मैं इसका निकालूंगा मुझे मिला 5, ठीक है भाई। अब बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग इन्वेस्ट करा, 20 कुल पूंजी है, तो इसका 1/5 का मतलब क्या है, यानी इसने 4 भाग करा। अब सी ने बची हुई सारी पूंजी इन्वेस्ट करी, तो मुझे पता है कि मेरी टोटल पूंजी मैंने 20 मान रखी क्या, और मैंने 5 और 4 9 का यूज ले लिया, तो 11 बच गया क्या अभी भी। तो सी ने मेरी 11 पूंजी को लगाया, ठीक है भाई। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, यहां तक की चीजें आप समझ पाए क्या भाई। अगर यहां तक की चीजें अभी क्लियर है तो मैं अब टाइम पे चलता हूं भाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट। अब टाइम पे देखो, मैं टाइम कैसा मानूंगा, 1/4 समय, 1/2 समय, तो इनका एलसीएम मैंने मान लिया 4 ही टाइम मान लिया, ठीक है। टाइम मैंने मान लिया 4, ठीक है। अब इसने 1/4 टाइम के लिए इन्वेस्ट करा, तो आप देखो 4 ही कम 4। अब इसने 1/2 समय के लिए इन्वेस्ट करा, टोटल टाइम 4, उसका 1/2 क्या रहा होगा भाई, 2 टाइम के लिए इन्वेस्ट करा। और सी ने क्या करा, सी ने पूरे टाइम के लिए, मैंने टाइम कितना मान रखा 4, तो इसने फुल टाइम के लिए इन्वेस्ट करा। तो भाई ये मेरे रेशो है, और इन्वेस्टमेंट की जब मैं टाइम में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा होगा, प्रॉफिट का रेशो, यानी मेरे हिस्सेदारी का, यानी मेरे शेयर का रेशो, ठीक है। 5 ही कम 5, 4 दूनी 8, 11 चौक 44, 5 8 11, ठीक है, 5 8 44, ठीक है। इसमें रेशो ही पूछ रखा है इसने, तो आगे भी 1140 रुपए को कैसे बांटेंगे, मुझे जरूरत नहीं है भाई, वो रेशो ही पूछ रहा। तो 5 8 44 वैल्यू बतानी है, तो आप इसे टोटल करके इसके इक्वल करोगे, और इंडिविजुअल जो भी चीज आपसे पूछी जाए आप बता सकते हो। ये चीज आपकी समझ आई क्या भाई, ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में आपके सामने आएगा तो आप कर लोगे क्या भाई, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ब्रेशो का क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए भाई, ठीक है। ये करो, मैंने लोक मेथड से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, और आप रेशो मेथड से भी कर सकते हो। देखो ध्यान से देखो, ये और बी की बात करी इसने, ठीक है। तो मुझे क्या पता है भाई, मुझे ए रेशो बी पता है, इसने मुझे बी रेशो सी दिया है ना, सी रेशो डी इसने मुझे दिया, आगे तो नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। और इनकी वैल्यूज इसने मुझे कितना दिया, 1:2। मैं लोक मेथड सिखाता हूँ आपसे सबसे पहले। बी रेशो सी कितना दिया है, 3:1। सी रेशो डी कितना दिया है, 2:3। तो भाई बताइए रेशो आपने लिख लिए, आप रेशो लिख लेंगे सबसे पहले। अब मुझे ना देखो जो भी वैल्यू निकालनी मैं वो टारगेट करता हूँ। मैं आपसे ABCD की निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन पेपर के अंदर आप जो आपको चाहिए सिर्फ डायरेक्ट आप वही निकालोगे, ठीक है। तो देखो आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो आप सबसे पहले लॉकिंग बनाओगे, इसके लॉक करोगे। ए इसमें यहाँ पे, ए इसमें कहाँ पे जाके रिपीट हुआ, फिर ये बताओ सबसे पहले ए कहाँ पे जाके रिपीट हुआ भाई, कोई बता सकता है मुझे। इस सीरीज के अंदर आप देखोगे कि ए कहीं पे भी नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने हो, कोई वैल्यू आपको नहीं रिपीट मिले, तो आप उसकी पूरी लाइन में मल्टीप्लाई कर दोगे, ये देखो ऐसे, ठीक है। और जो चीज आप इधर करेंगे वही चीज आप इधर भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो 1 × 3 × 2, ठीक है। तो ए बी सी की गुना करोगे तो आपको ए की वैल्यू मिल रही होगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, ए की वैल्यू आपने निकाल दी 6, ठीक है भाई। अब मैं निकालता हूं देखो बी की वैल्यू, मैं पेन चेंज करता रहूंगा ताकि आपको अलग अलग दिखता रहे सारी चीजें। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी भाई, बी की वैल्यू निकाली। अब बी यहाँ पे और बी यहाँ पे, जहां पे वैल्यू आपको मिलेगी आप लॉक कर दोगे। ये देखो मैंने लॉक बना दिया भाई, ठीक है। अब क्या, अगर ऊपर चीजें हो तो ऊपर सीधी लाइन में मल्टीप्लाई, अगर ऊपर नहीं है तो नीचे वाली में, और ऊपर होता तो ऊपर भी आप कर रहे होते ऐसे, ठीक है। तो मेरा लॉक बनाओ और फिर पूरी लाइन कंप्लीट करो, तो बी बी और सी, इस तरीके से आप यहाँ पे लॉक बना रहे होंगे तो ये चीज बन के आओगी आपके सामने, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12,
भाई ए रेसो बी निकल गया मेरा, ठीक है। मैं सी को टारगेट करूंगा ऐसे ही। बहुत ध्यान से समझ लियो भाई, बार बार ये चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 30 सेट में ही सारा मैथ कराना आपसे, ठीक है। बी हो गया। अब सी देखो, सी यहाँ पे है और लेकिन नीचे तो लाइन खत्म होगी, लेकिन ऊपर तो है, जहां भी है वहीं तक लेके जाओ, ठीक है। तो यानी 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4, ठीक है। अब डी की वैल्यू, डी यहाँ पे है और डी फिर कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ मेरा, ठीक है। तो अगर डी मेरा रिपीट नहीं है तो मैंने आपसे क्या बताया, कोई चीज रिपीट ना तो क्या कर रहे होंगे भाई, पूरी लाइन में आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी, है ना। तो यानी कि ये लो भाई, ठीक है। 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6। ये लीजिए सर, 6 12 4 6। आप क्या करो, अगर काटना चाहो तो आप इसे और भी छोटा कर सकते हो। आप इसे एक बार 2 से काट लो। तो जब इसे आप 2 से काट रहे होंगे तो भाई ये मिला आपको 3, ये आपको मिला 4, सॉरी 2 से काट रहे ना, ये मिलेगा आपको 6, और ये मिलेगा जब आप 2 से काटोगे 2, और ये मिलेगा आपको 3, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टोटल डाटा कितना बना? 6 7 8 9 10 11 और 3 14, है ना। मेरे हिसाब से टोटल डाटा 14 आया भाई मेरा, है ना। लेकिन भाई साहब ने कितना दिया? 5600। तो कितना गुना है? 400 गुना है, 14 चौका 56 और 2 जीरो, ठीक है। 400 गुना चल रहा है भाई एक यूनिट की वैल्यू। तो ए और बी का हिस्सा पूछ रखा उसने। ए और बी का है मेरे 6 7 8 9। भाई 14 की वैल्यू 5600 है, यानी 400 गुना है क्या? तो किसकी वैल्यू पूछी? ए और बी की, यानी 6 7 8 9। तो 9 की वैल्यू बता दो। तो 9 गुना एक यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 9 चौक 36, 3600 मेरा क्या आ गया? फाइनल आंसर, ठीक है भाई। ये मेरा क्या आ गया? आंसर। आप डायरेक्ट ये भी देख सकते थे, रेशो निकाल दिया मैंने यहाँ पे, है ना। 3 6 2 3 मेरा रेशो आ गया। मैंने देखा ए और बी का मान पूछा, 3 और 6 मेरा 9 आ गया। यानी मेरा जो भी फाइनल आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 9 का मल्टीपल इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही है। मुझे ना यूनिट की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है ना। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को सोच पाओगे तो आप इजिली और टाइम से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन, मैं इसका दूसरा मेथड भी बताऊं क्या? पहले बताओ इसका दूसरा मेथड। चलो मैं बता देता हूं, ठीक है भाई। ये सब ने आपने समझ लिया, तो मैं अब इसका दूसरा मेथड रेशो निकालने का बता देता हूं आपसे। ये चीजें तो प्रोसेसिंग अगली सेम रहेगी, ठीक है। तो आप एक बार देख लो, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, है ना। ये आपके रेशो है ना। तो आप समझो ए रेशो बी क्या दिया हुआ है मेरे से? 1 2। अब मैं अगली लाइन से लिखना शुरू करूंगा। बी रेशो सी मुझे कितना पता है? देखो भाई 3 1, 3 रेशो 1। सी रेशो डी आपको कितना पता है? 2 रेशो 3। बताइए सर। अब देखो मेरे पास यहाँ पे बच फिलर रह गया एक, है ना। यहाँ पे भी फिलर रह गया, और यहाँ पे मेरे पास बॉक्स है, यहाँ पे भी मैं कुछ फिल कर सकता हूँ, यहाँ पे भी है ना, और यहाँ पे भी। तो अब क्या करोगे? साइड वालों को फिल कर दो बस। यहाँ पे इसके साइड में क्या कुछ नहीं है, और इसके साइड में 2, तो इस 2 को आप फीड कर दोगे सब जगह। इसके साइड में क्या 1, इसके साइड में क्या 3, इसके साइड में क्या 2, इसके साइड में भी 2 है, ठीक है। तो आप रेशो बना लो डायरेक्ट, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 ही कम 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ये आ गया डायरेक्ट, है ना। आप इसे काट सकते हो एक बार, जब आप इसे 2 से काट रहे होंगे तो आपको फाइनल रेशो क्या मिलेगा? 3, 2 से काट रहे ना, 6 2 और 3। तो ये वही रेशो आ गया क्या भाई जो पहले निकाला था मैंने? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। करिए भाई, रेशो से क्वेश्चन है अभी, है ना। ए बी और सी के खर्च का अनुपात क्रम से 16 12 और 9 है, और उनकी कुल आय इतनी है। बी की आय ज्ञात करो। अगर वे अपनी आय का 20% 25% और 40% की बचत करते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई कर लिया होगा, है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन को भाई, बहुत ध्यान से देखियो भाई। ए बी और सी की ये रेशो किस चीज के है? खर्च के रेशो है क्या मेरे पास? 16 12 और 9 ये मेरे पास खर्च के रेशो है क्या भाई? तो मेरे पास ये एक्सपेंडिचर यानी खर्चे के रेशो है क्या? तो समझिए बात को बहुत ध्यान से भाई, ठीक है। ये खर्च के रेशो है, लेकिन जो परसेंटेज में डाटा दिया है सेविंग का दिया हुआ है मेरे से, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखियो। सेविंग भाई ए बी सी की बात करता हूं मैं, ठीक है। ए बी और सी की अगर मैं बात करूं तो मुझे अपने सेविंग के रेशो 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4।
और भाई बी गए 25%। ओ सॉरी, मैंने 20% गलत लिख दिया यार, ये सेकंड वाला है। पहले वाला दिया है इसने कितना, 20% यानी 1/5। दूसरे वाला दिया 25% यानी 1/4। मैंने फ्रैक्शन लिख दिया और कुछ नहीं करा मैंने। और ये लिख दिया मैंने 2/5। ये किसके रेशो है भाई, ये सेविंग के रेशो उसने दिए हैं मेरे से। अब एक बात बताओ, अगर उसकी कमाई 5 है तो वो 1 बचाता है, तो वो 4 खर्च करता है क्या भाई? 4 कमाई है, 1 बचाता है, तो आप बताओ क्या वो 3 खर्च करता है भाई? 5 कमाई है, 2 बचाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 खर्च करता है भाई। यहां तक की बात बताओ। अब उसने मुझे बता तो रखा कि 4 नहीं 16 है खर्चा, तो कितना गुना, 4 गुना। तो मैं इनकम के रेशो निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से डायरेक्ट भाई? इनकम का रेशो में एबीसी का डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या भाई? फंसना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। मेरी भाषा में 4 बचा रहा है भाई यूनिट के अकॉर्डिंग, लेकिन वो 16 बोल रहा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई क्या? 4 चौक 16, तो 5 चौक 20। एक ही इनकम का रेशो आ गया 20। अब बी पे जाओ आप। मेरे हिसाब से तो 3 खर्च कर रहा है, लेकिन भाई साहब ने 12 दे रखा, तो 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई क्या भाई? 1 की वैल्यू अगर 4 आ गई, तो 4 की वैल्यू इनकम की वैल्यू 16 आ गई क्या भाई? 16 आ गई क्या भाई? अब ऐसे आप सी पे जाओ। मेरे हिसाब से 3 खर्चा कर रहा है, लेकिन भाई साहब ने 9 दे रखा, तो 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 की वैल्यू देखो 3 है ना मेरी भाषा में, ये दिया आपसे 9, तो 3 दिया 9 है क्या? तो 5 दिया 15 होगी क्या भाई? तो मेरे अकॉर्डिंग इनकम के रेशो 20, 16 और 15 मैंने निकाल के रख दिए, ठीक है। और अब आप देखो उसने मुझे क्या दिया हुआ है। उसने बताया उनकी कुल आय 1530। मेरे अकॉर्डिंग कितनी है? 20, 30, 40, 50, 51। मेरे हिसाब से तो 51 है उनकी टोटल कमाई, लेकिन भाई साहब ने 1530 दे रखी है भाई। तो कितना गुना है आप देख रहे हो कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, तो भाई उसने किसकी वैल्यू, क्योंकि 3 बार कट गया ना, और एक जीरो है पीछे, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। और क्या पूछ रखा है उसने, ये बताओ। तो भाई आप बताओ बी की आय ज्ञात करो, ये पूछ रहा है भाई। बी की आय का है, बी का है 16। 16 की वैल्यू बता दो आप। 16 थी 48 और एक जीरो पीछे लगा दो, यानी 480 रुपए किसकी आय है? बी की। बी कमाता है 480 रुपए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपसे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है या आप किसी भी स्पेशल वैरायटी के क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताओगे भाई, ठीक है। मैं से बताना आपको, ठीक है। 72 और 90 का आपको क्या बताना है, मैं से। तो आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे। 2 या 3 नंबर हो तो आप नियर बाई जो आसपास की वैल्यू होंगी, मतलब जैसे कि 72, 90, यहाँ पे मान लो 180 दे देता हो, तो इनके बीच में जिनके बीच में भी कम डिफरेंस होगा, आप उनकी क्या निकाल लोगे, उनका निकालोगे आप डिफरेंस, ठीक है। तो 90 में से 72 गया तो 18 मिला क्या भाई? तो अब आप क्या करोगे, आपका स्टेप है कि ये जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस से आप चेक करो कि इन दोनों में भाग जा रही है क्या। अगर भाग चली जाएगी तो मेरा यही जो आया था डिफरेंस, यही एचसीएफ होगा। अगर ऐसा ना हो तो आप इसे आगे फिर फैक्टर्स में ब्रेक करते जाओगे, ठीक है। किसी ना किसी टुकड़े का जो बड़े वाला टुकड़ा होगा जिससे भी इन दोनों में भाग जाएगी, वही आपका एचसीएफ होगा। मैं आगे वैरायटी और ज्यादा क्वेश्चन 1-2 दिन के अंदर आपसे ले आऊंगा इसके, ठीक है। तो भाई 18 से मैंने चेक करा, 18 चौक बात है 18 पंजे 90। जी हाँ, ये टुकड़ा दोनों में भाग दे पा रहा है, तो मेरा एचसीएफ 18 ही होगा, ठीक है। ये आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। आप देखो कि 36 से भाग जाती है कि 36 दूरी 72 तो है, लेकिन 36 के टेबल में 90 नहीं आता, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 15 छिक्की 90 तो है, लेकिन 15 के टेबल में 72 नहीं आता, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि मैं से एक ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर है जो दोनों को क्या करता है, डिवाइड करते हैं। 22 में तो दोनों में ही फेल हो गया, तो 18 ही ऐसा था क्या भाई? आप बाई ऑप्शन चीजों को चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेम क्वेश्चन आपका एचसीएफ से ही है भी। देखो भाई, फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि एक तो हो ही नहीं सकता, एक तो हर जगह पे ही होता है मेरा, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि 8 इसमें डिवाइड करता है, लेकिन यहां पे फेल हो गया 8, तो 8 सब जगह ही फेल हो गया। यानी कि एचसीएफ होता है जो सारी संख्याओं में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। यानी हर एक संख्या का फैक्टर होगा, जो भी गिवन संख्याएं होंगी। तो ये नहीं, ये फेल हो गया। 11 से देखो आप, 11 यहीं भी फेल हो गया पहले नंबर पे। तो 9 है क्या? 9 को कैसे चेक करते हैं? 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंकों का योग करो आप, जो संख्या है उनके अंकों का योग करो। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से होगी। मैं देख रहा हूँ 6, 7, 8, 9, ये पास 4, 5, 6 और 3 9, 6, 7, 8, 9 ये भी पास, 2, 2, 4। वैसे तो मैंने 3 ऑप्शन काटे, तो ये मेरा आंसर होना ही है, ठीक है। 2, 2, 4, 4, 4, 8 और 1 9,
ये 9 तो पूरा हो ही गया, 6 7 8 9 ये भी हो गया, 18 बन गया टोटल। 3 4 5 6 7 8 9 ये भी पास हो गया। तो मुझे पता लगा कि मेरा नो आंसर फाइनल आंसर होगा क्या। बताइए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ भाई। यूनिट डिजिट। सबसे पहले यूनिट डिजिट में मैं आपसे एक दो क्वेश्चन अपनी साइड से करा कर दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, 1 2 3 4 गुना 5 6 2 1 गुना 7 3 2 1। मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया जो मेरे माइंड में आए, ठीक है। मुझे बताना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बताना है भाई मुझे, ठीक है। यूनिट डिजिट होता है क्या है, इकाई अंक, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक, यानी नंबर्स की आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेटर फेल होने वाला है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उसमें लेकिन मल्टीप्लाई एनी हाउ कैसे भी करो, और लास्ट की जो डिजिट होगी ना आपकी, वही आपको यूनिट डिजिट होगा मल्टीप्लाई करने में, इकाई पे जो होगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ हजार, आपको सिर्फ इकाई को चेक करना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप गुना तो करने से रहे भाई, है ना, क्योंकि इतने बड़े नंबर है यहाँ पे, इसकी गुना इसमें करने में आपको 1 से 2 मिनट लग जाएगी, आप टाइम लोगे, ठीक है। सॉरी भाई। कभी भी आपको यूनिट डिजिट निकालना तो आप क्या करोगे, आप लास्ट के नंबर्स को टारगेट करोगे और एक ही यूनिट आप बना के रखोगे हमेशा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पता है कि 4 गुना 1 गुना 1 ये मेरे यूनिट्स पे है, तो मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, 4 एकम 4, 4 बन गया, और फिर 4 एकम 4, यानी इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 4 आ गई, ठीक है। अब मैं आपसे और क्वेश्चन से लेके दिखा देता हूं, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं, 1 2 3 7 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 5 2 1 गुना 1 5 6 7 8, कोई भी रैंडम, मैंने 3 नंबर दिए, तो आपको यूनिट डिजिट निकाला, तो आप क्या करोगे, लास्ट वाले नंबर्स को आप पकड़ोगे ऐसे। तो मैं देखा 6 एकम 6, 6 चल रहा है अभी तक यूनिट डिजिट, ठीक है। फिर आप 6 आ गया, 8 6 48, 48 का यूनिट डिजिट क्या है, पिछले वाला अंक पकड़ो बस 8, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। तो चलिए भाई, अब ये क्या बोल रहा है, इसने बोला कि आप एक काम करो, आप ना 110 तक की सभी विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी। विषम अभाज्य बोलने का मतलब क्या है, ये बोला कि 2 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि मेरी एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य होती है वो 2 होती है। ये एक तरीके से उसको एक्सक्लूडिंग करना चाहता है, उसको लेना नहीं चाहता, ठीक है। तो आप मुझे बताओ सबसे पहला नंबर क्या है, एक तो ऐसी संख्या जो न तो भाज्य होती है और न अभाज्य, 2 को उसने लेने से मना कर दिया, तो 3 से सीरीज स्टार्ट होगी, तो 3, इसके बाद क्या हो गया 5, अभाज्य संख्या की सीरीज लिख रहा हूं भाई मैं, ठीक है। और इसके बाद 7, इसके बाद मुझे पता है मेरा आने वाला है क्या, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, फिर इसके बाद 13, इसके बाद 17, इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है भाई, 110 तक जा रही है, मतलब 110 से छोटे वाली अभाज्य संख्या तक, ठीक है, विषम तक। तो अब आप एक बात ये बोल रहे हैं कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो बस अब, और इनकी मल्टीप्लाई करके आप बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपकी जीरो का निर्माण कैसा होता है, जीरो बनती है आपकी 5 और 2 के संयोग से। अब इस बंदे ने क्या खेला खेल दिया इसके अंदर, इसने आपसे 2 तो दिया ही नहीं है, 2 तो इसने क्या कर दिया, एक्सक्लूड करवा दिया, 2 से अतिरिक्त संख्या है ली इसने। तो मेरे पास 5 अकेला बन गया क्या, इस 5 को अपने 2 की तलाश है, लेकिन ये जो सीरीज है विषम संख्याओं की बनेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं पे भी 2 नहीं आने का है, तो मेरे पास 5 अकेला बच गया क्या। अगर 5 अकेला बच गया ना, तो भाई मेरी आखिरी की संख्या भी हमेशा 5 ही होगी, क्योंकि 5 को जब तक 2 नहीं मिलता ना, 5 लोचा कर देते हैं, हमेशा 5 बन जाएगा। देखो मैं एग्जाम्पल के लिए 1 5 3 मैंने लिया, और 2 और 5 ये संख्या ली मैंने, फिर मैंने ले दिया 5 3 7, फिर मैंने ले दिया 6 2 8 1, मैंने ना इसे 2 नहीं दिया, इसका मैं इसे 2 नहीं दे रहा हूं। देखो मैंने इस संख्या में भी विषम ले लिया, मैंने इसे विषम ले लिया, तो आप देखो जब यूनिट डिजिट निकाले 5 7 35, 35 का भी यूनिट डिजिट 5 ही है, फिर 35 का 5 उठा लिया, 5 ही कम 5 फिर भी 5 ही है। ये 5 कभी भी खत्म नहीं होने का है जब तक इसे अपना 2 नहीं मिलने का है, और 2 इस क्वेश्चन में सीरीज में है ही नहीं। तो यानी मेरा यूनिट डिजिट एक बार 5 बन गया ना, विदाउट 2, अगर 2 नहीं मिला इसे तो ये 5 ही रहेगा भाई। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सारी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना लिखते ही ना इस चीज का अगर आभास हो गया तो आप इसे इजिली कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और भाई नियम वही है, आप एक बार क्या करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, फिर आप बाद में सॉल्यूशन देख लोगे अगर आप नहीं कर पाए हो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है, आप चाह रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो भाई, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आप चाह रहे हो, जब तक आप नहीं बताओगे हमें पता नहीं लगेगा। देखो सकारात्मक पूर्णांकों के कितने जोड़े, m
एन समीकरण एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर एन स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अभी। तो यानी मेरी इक्वेशन क्या है, सबसे पहले देखो एम स्क्वायर प्लस 105 और ये बराबर दिया एन स्क्वायर के, है ना। तो मैं इस एन स्क्वायर को इधर लाके घटा सकता हूँ क्या, तो एम स्क्वायर माइनस, सबसे पहले तो आप इस डाटा को सोल्व करना सीख लो बस, जब भी आप चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, यदि एम स्क्वायर प्लस 105 दिया हुआ है, हाँ, और दिया हुआ है आपसे एन स्क्वायर के बराबर, तो आप ऐसा ना करके ऐसा करो, आप इसे एम स्क्वायर को उधर भेज दो, है ना, इसे उधर भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो मुझे पता लगा कि मेरा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ये 105 के बराबर आ गया। ठीक है भाई, तो अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, वर्गांतर का फॉर्मूला लगा दो, एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम, इसकी वैल्यू बोल रहा है कि 105 आनी भाई। ठीक है, तो कितने ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल है, ठीक है, कितने जोड़े बन सके कि इधर की इधर वाले के साथ आप मल्टीप्लाई करो 105, आप ले आओ। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि सबसे पहला जोड़ा ये बड़े वाला रखना, तो 105। ठीक है, मुझे इसे लेना पड़ेगा इधर से 1। ठीक है, पहला जोड़ा आ गया। ठीक है, अब 105 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 2 मैं इधर ले लूं अगर सम संख्या, तो सम संख्या तो उसके अंदर है ही नहीं, तो मैंने अगला नंबर लिया 3। 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15, तो ये 35 होगा। ठीक है, अगर मैं ले लूं 5 अगला नंबर, तो इसे कितना होना पड़ेगा, 5 दूनी 10 और ये 21 होगा। ठीक है, अगर मैं इसे अब ले लूं 7, तो 7 एकम 7 7 पंजे 35, ये होगा मेरा नंबर। ठीक है भाई, अब इसके बाद में इसे कुछ भी नहीं ले सकता हूं। ठीक है, अब ये क्या होगा, इधर रिपीट होने शुरू हो जाते, ये 15 इधर आ जाएगा, ये 7 इधर पहुंचना शुरू हो जाएगा, ये नंबर इधर भी तो आ सके, लेकिन क्या है मेरे सामने इंस्ट्रक्शन है कि इधर वाले मुझे बड़े रखने थे। अब ऐसा मत कर दियो आप कि ये 7 गुना 15 5 गुना 21 3 गुना 35 भी तो हो सकते, जी नहीं हो सकते भाई, क्योंकि इसने बोला है कि इधर वाले नंबर ही बड़े रहने, एक ही बार आने, मतलब ये। तो मेरे पास कितने पेयर हैं भाई ऐसे, 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरे पास 4 पेयर ऐसे पॉसिबल है, कोई और आप बना पा रहे हो तो मुझे जरूर बताइए भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा मिलता जुलता सही क्वेश्चन है, आप इसे भी एक बार अटेम्प्ट करोगे, गिव योर ट्राई, करो भाई। दो संख्याओं का योग 1215 है, उनका में से 81 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है ना। मिलता जुलता क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मैंने आपसे बता रखा कि संख्याएं कैसे मानोगे आप, n1 n2, तो इनके अंदर ना सबसे बड़ा अगर कोई चीज HCF है तो मैंने h मान लिया, तो h इंटू ए मान लिया मैंने, ये वाला नंबर बच गया। जब इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं बचा के, कॉमन को मैंने एच करके अलग लिख लिया। n1 n2 मैं दो संख्याएं हमेशा इस तरीके से मानता हूँ, मैंने पिछले सेट्स के अंदर ये चीज आपसे सिखाई थी। ठीक है, तो चलिए भाई, इसने बोला दोनों संख्याओं का योग यानी n1 प्लस n2, जब मैं कर रहा हूँ तो h कॉमन आ गया क्या, तो मेरे सामने आ गया h और a प्लस भी मैंने अंदर लिख लिया, मैंने मेरे अकॉर्डिंग मेरा योग यही आएगा क्या भाई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है 1215, क्वेश्चन बता रहा है कि योग तो 1215 है भाई, और मेरे हिसाब से तो HCF h दिख रहा मुझे, लेकिन इसकी वैल्यू तो उसने 81 दे रखी। बताइए भाई, ये आ गया 81, मैं लिख देता हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और ये 12 1 5 इसके बराबर आ गया, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, मैं इससे 81 से 1215 को भाग दे दूंगा। मैंने देखा कि एक बार चला मेरा टेबल, ये बन गया 405 और 81 पंजे करके मैं इसे काट दूंगा, a प्लस बी की वैल्यू मुझे मिलेगी 15। अब बात आएगी कितने जोड़े संभव है ना, a प्लस बी के 15 आते हो, कितने जोड़े संभव है। तो मैं अब आपकी गलतियां बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, मुझे क्या लेके आना, देखो बहुत ध्यान से देखियो, a प्लस बी बराबर 15, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं भाई, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी ले लूं मैं, a की वैल्यू मैं अगर 1 ले लूं तो मुझे b की वैल्यू भाई b की वैल्यू मुझे 14 लेनी पड़ेगी, क्या बताओ, बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है। मैं अगर इसे 2 ले लूं तो इसे मुझे 13 लेना पड़ेगा क्या, अगर मैं इसे 3 ले लूं तो मुझे इसे 12 लेना पड़ेगा क्या, अगर मैं इसे, मैं सारे लिखे दिखा रहा, पहले गलत वाले में बाद में काटूंगा ताकि आप समझ पाओ। मैं इसे 4 ले लूं तो मुझे इसे 11 लेना पड़ेगा क्या भाई, मैं अगर इसे 5 ले लूं तो मुझे इसे 10 लेना पड़ेगा क्या, मैं अगर इसे 6 ले लूं तो मुझे इसे 9 लेना, टोटल 10 15 रखना मुझे। ठीक है, अगर मैं इसे 7 ले लूं तो मुझे इसे 8 लेना पड़ेगा क्या भाई, अब अगर मैं इसे 8 लूं तो मुझे इसे 7 लेना पड़ेगा, अब ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप भाई मुझे एक बात बताओ बहुत ध्यान से, क्या मेरे 1 2 3 4 5 6 7 आंसर लगा दूं मैं,
क्या मैं 7 आंसर लगा दूं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। रीजन क्या है गलत होने का? आपको सिर्फ वो नंबर सिलेक्ट करने जिन पे एचसीएफ 1 होगा, है ना। तो ये चल गया, 2 और 13 ये पास हो गया, 3 और 12 यहाँ पे तो क्या है, 3 और 12 के अंदर आप 3 को एचसीएफ निकाल सको, यानी इनके बीच में तो कॉमन मिल गया आपको, तो ये वाला आंसर आप नहीं सिलेक्ट करोगे। 4 और 11 आप सिलेक्ट करोगे, क्योंकि इनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। यानी ये नंबर एक दूसरे को लेकर को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 और 10 में तो कॉमन है भाई 5, तो ये नहीं होगा। 6 और 9 में भी 3 कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये होगा। अब देखो 1 2 3 4, तो मेरा 4 फाइनल आंसर होगा। और आपको रिपीटेशन से भी बचना है, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि अब आप इसे 8 इसे 7 इसे 9 और इसे 6 लिखोगे, ऐसा मत कर दियो। और भाई ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है, और इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। इसने बोला कि ऐसी संख्या हुई कितने जोड़े संभव हैं। जो जोड़े संभव है वो वाले मैंने ले लिए, ये वाले संभव नहीं थे, तो मैंने इन्हें क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये क्वेश्चन करके देखो, ये भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता एचसीएफ से क्वेश्चन है। करिए भाई। दो संख्या को गुणनफल दिस एंड एचसीएफ इज दिस, ऐसी संख्या को कितने जोड़े सब में। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए डाल लेंगे भाई, और यही हमारी क्वालिटी है कि हम प्रैक्टिस करा देते हैं चीज की साथ के साथ। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई की बात है, लेकिन इस बार है ना, यानी एच ए मेरी पहली संख्या मान ली मैंने, और एच बी मैंने दूसरी संख्या मान ली। एच मेरा क्या है यहाँ पे, एच मेरा क्या है भाई, एच सी एफ में से, तो मैं नोटिस करूंगा कि एच स्क्वायर ए भी आ गया मेरा गुणनफल, एच स्क्वायर है भी यही आने वाला है। क्या भाई ये चीज अगर आपके थॉट प्रोसेस के अंदर है तो ये आपके लिए बहुत इजी चीज है। तो एच कितना चल रहा है, 13, यानी 169 मल्टीप्लाई ए इंटू बी, है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत, ये प्राइम वैल्यू बच जाएंगी तो ए भी है जो आपस में, ठीक है। और इसकी वैल्यू उसने दिया 11830, ठीक है। तो मैं देख लूँ 13 से कटने वाला है, 13 से कटे, हाँ जी ये 13 से कटेगा, और 13 से 2 बार कट जाएगा, यानी 169 से इससे कट जाएगा, तो जीरो तो पीछे मुझे जरूर मिलेगी भाई। अब 9 सते 63, ये 70 बार कट गया भाई, है ना। ए इंटू बी की वैल्यू मुझे 70 मिल गई। अब मैं फैक्टर्स ढूंढूंगा क्या क्या चीज रही होंगी। मैं देखता हूं कि ए क्या रह सकता है मेरा, 70 एकम 70, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगली संख्या अगर मैं क्या लूं, 2 हो सकता है जी, बिल्कुल 2 गुना हो सकता है। अगली संख्या हो सकती है मेरी 3, 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकता, अब 5 होगी सीधी अगली। 5 से कितनी बार, 14 पंजे 70, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसे 7 लूं तो मुझे इसे 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। बताइए भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? 7 हो गया, अब इसे मैं क्या करूंगा, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10। अब 10 करूंगा तो फिर ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे इधर से इधर, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज है कि अब मैं क्या है, चारों की चारों अभी नहीं बोलता मैं कि है, मैं चेक करूंगा कि इनके बीच का एचसीएफ 1 ही है क्या, हाँ जी, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और ये कंडीशन सारों में अप्लाई, यानी एक ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, चारों के चारों पास, यानी मेरी 4 संख्याएं पॉसिबल है, इस तरीके की बननी है ना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिए पुराने सेट्स के अंदर भी, और मैं आज भी लेके आया हूँ प्रैक्टिस के लिए। अंडों की दर में 25% गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपए निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल दर ज्ञात करो। पहले वाला मूल्य बताओ, ओरिजिनल प्राइस क्या है। देखो भाई समझो, प्राइस की बात करी मैंने, मैं लिख रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। पहले क्या था और अब क्या है। प्राइस के अंदर क्या है, 25% की गिरावट आई। 25 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी 4 पहले होती तो अब एक गिरावट आके 3 होगी, है ना। तो वैल्यू आ जाएगी 4 से 3। बताइए यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? अब एक बात बताओ, आप खर्चा सेम करना चाह रहे, पहले भी आप मार्केट में 162 रुपए लेके जाते थे, अब भी 162 रुपए लेके जाते थे, ठीक है। अब प्राइस अगर बढ़ता है तो कंजम्पशन यानी खपत, कंजम्पशन क्या होती है, जितने रेशो में आपका प्राइस बढ़ता है घटता है, कंजम्पशन उसका रिवर्स दिखाती है, प्रतिलोम अनुपात दिखाती है। तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं कितना अधिक दर्जन खरीद पा रहा हूं, मेरे हिसाब से तो मैं 1 दर्जन अधिक खरीद पा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक की वैल्यू 2 बता रखी, वो बोला कि 2 दर्जन अधिक खरीद रहे आप। तो भाई इसने ना मेरे से पहले वाला मूल्य पूछा, यहाँ वाला प्राइस क्या है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक की वैल्यू 2 दर्जन आ गई तो ये 3 थोड़ी होगा, ये भी तो दुगना हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा क्या, ये 4 थोड़ी होगा, ये भी तो 8 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पहले वाला मूल्य निकालना भाई, ठीक है।
पहला मूल्य जो ओरिजिनल प्राइस है एक तरीके से, ठीक है। ये बोला ना मूल दर बताओ, कीमत, यानी दर का मतलब कीमत, मूल मूल्य है ना, मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप 162 रुपए लेके मार्केट में जाते थे भाई, ये रहे, ठीक है। और आप कितने दर्जन, एक की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 6 दर्जन अंडे खरीद पाए आप। तो कितने रुपए दर्जन अंडों का रेट चल रहा है भाई, 6 दूनी 12, ठीक है। और ये बन गया 42, 6 सते 42, 27 रुपए दर्जन के हिसाब से भाई आपका प्राइस चल रहा है पहले वाला। जो प्राइस था 27 रुपए दर्जन आप लगा लोगे, और यही आपका आंसर है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, मेरे उम्मीद है आपसे, ठीक है। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई आप एक बार, करिए भाई। देखो क्या बोल रखा है भाई, ए की आय बी की आय का 60% है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेशो बनाता हूँ ए और बी के बीच में, जो जो इसने चीजें बोल ली हुई है, ठीक है। ये कर रहा है ए और बी की बात, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, खर्चा और सेविंग, ये तीन चीजें होती है कि आपके पास भाई, ठीक है। ये सेविंग का रेशो पूछने की कोशिश कर रहा है मेरे से, ठीक है। मैं देखता हूँ, ए की आय बी की आय का 60% है, 60% की मतलब 3/5 है ना। अगर मैंने बी का मान लिया 5, तो ए का ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, क्या बताओ भाई, क्योंकि वो इसका 60% है। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 70%, अब एक्सपेंडिचर में भी रेस हो दिया, ए का व्यय बी के व्यय का 70%, अगर मैंने इसे 10 मान लिया तो इसको 70%, ये 7 होगा क्या। ये चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता होंगी सारी चीजें, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया पहले भी, है ना। चलो, यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, अब देखो इसने रिलेशन जहां पे भी रेशो बताया होगा लिंक वहीं से बना के चलोगे। आप ऐसे मत कर दो कि 3 में से 7 घटाए, आप घटा भी नहीं पाएंगे, आप देख रहे हो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू बड़ी दिख जावे ना, तो आप इसमें से घटा के डायरेक्ट रेशो बता दो, लेकिन नहीं, ऐसे आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। आप लिंक बनाओ। अब क्या दिया इसने, इसने बोला यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, यानी ए की तो आय की बात कर रहा है और बी के व्यय की बात कर रहा हूं, बोला इसका 75% है। आप डायरेक्ट भी गुना मत कर दियो कि आप इसमें 75% बनाते हो, यहाँ पे 4 और वहां पे 3 की गुना कर दो। सबसे पहला काम है जिसमें भी कंपैरिजन आप करोगे वहां पे सबसे पहले आप सेम करोगे उन वैल्यूज को, ठीक है। अब देखो 3 और 10 को पहले सेम बनाओ, आपका पहला काम है कि आप सेम करोगे। सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्या भाई, अगर यहाँ पे 3 से करें तो इसका रेशो इसके साथ है क्या, तो आपको यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये 30 बन गया, सेम बनाने के लिए यहाँ पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्या, पहला काम है कि आप यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करो। ये बात बताओ समझ आएगी आपको, ठीक है। ये अब रेशो सेम बन गई, अब बनाओ जितना परसेंट बनाना। आपसे बोल रहा कि भाई ए की आय बी के व्यय का 75% है, ठीक है। बी का व्यय ये है कि एक्सपेंडिचर, इसका 75% ए की आय को बनाना। 75 का मतलब क्या होता है, 3/4, तो यानी मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहां पे 4 से करी तो यहां पे भी 4 से करनी पड़ेगी। ये 3 बनाना तो मुझे यहां पे 3 से करी तो यहां पे भी 3 से करनी पड़ेगी। अब आपकी चीज बनकर तैयार होगी, अब आप घटा सकते हो। घटाने से पहले देखो, 3 3 9 और 9 10 90, ये 90 आ गया। अब देखो 7 ये 21 चौक 84, मैंने मल्टीप्लाई करी, 90 में से जब मैं 84 को घटाऊंगा तो मुझे मिला 6, है ना, क्योंकि इनकम में से खर्चा घटा दो तो आपको सेविंग मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो 15, 15 धाम 150, 150। अब यहाँ पे देखो 4 दिया 12, 12 धाम 120। आप 150 कमाते थे, 120 आप खर्च कर रहे हो, तो आप क्या बचा रहे हो भाई, 30। लेकिन उसने रेशो पूछ रखे 6 पंजे 30, 1:5, 1:5 का रेशो आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन था, ये अच्छे क्वेश्चन हैं सब। आप देखो भाई, आपसे पूछा गया तीसरा अनुपात, करो भाई से आप एक बार।
चलिए मैं आपसे कुछ चीजें बता देता हूँ पहले रेशो के अंदर क्या चीज होती है। सबसे पहले यहाँ पे तो ये पूछा हो सकेगा कल आपसे चतुर्थ अनुपात पूछ ले। देखो जब आपसे चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो आपसे ए बी सी ऐसे 3 वैल्यू देगा। ए बी सी का चतुर्थ अनुपात बताइए, अनुपात बताइए, ठीक है। फोर्थ रेशो, फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कैसे डेकोरेट करोगे चीजों को, कैसे सजाओगे। ए अनुपात बी, आप लगाओगे समानुपात सी, जो चीज आपको नहीं पता उस पर मान लोगे आप एक्स, ऐसे। अब आप बाहर बाहर होगी अंदर अंदर होगी मल्टीप्लाई करते हो ऐसे, ठीक है भाई। ऐसे आपको क्या करनी है, गुना। तो यानी आपको क्या मिला, ए एक्स इज इक्वल टू बी सी, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, बी सी बाई ए। यहाँ पे ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है भाई कैसे निकालना क्या करना, ठीक है। आप अंदर वालों की गुना करो और ये वाला पता है जो आपको उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। आपसे कभी भी थर्ड प्रपोर्शन पूछा जावे, ठीक है, तो वो आपसे 2 वैल्यू देगा, मान लो कि ए और बी, इनमें बोलेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। आपको पता है कि बी स्क्वायर बाई ये कर दो, डायरेक्ट याद करके रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भूल जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे सजाना है। अगर आप चीजों को लिखना सीखे तो आप कभी भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने को, ठीक है। अब इसे 2 वैल्यू को मैं 3 के होर में कैसे लिखूंगा, तो ए लिखूंगा मैं, अनुपात भी, इस वैल्यू को ना आप समानुपात के बाद एक बार और लिख दो। और लिखना आपको एक्स चौथे नंबर पे ही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे उसने सोचते हैं कि तीसरे नंबर की निकाली तो यहाँ पे एक्स लिख देवे और गड़बड़ हो जाए यहाँ से सारी। सजाने का तरीका ये है, ये दूसरे वाली है ना, आपको समानुपात से पहले और समानुपात के बाद दोनों जगह पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आपको क्या होता है, जब बार बार होगी और अंदर अंदर होगी मल्टीप्लाई करोगे, जब अंदर वालों की हुई तो बी स्क्वायर बराबर ए एक्स आया, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए बटे में आ गया। ये डायरेक्ट याद है सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, ठीक है। तो ये आ गई थर्ड प्रोपोर्शन की बात। अब आपको क्या है, मीन प्रोपोर्शन पूछे जावे, ए और बी का मान लो मीन प्रोपोर्शन बताना है ना, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात क्या होता है, इन दोनों को आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख लो, है ना। स्क्वायर रूट लगाओगे आप, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर की तरफ, ठीक है। जो वैल्यू बाहर निकलेगी वही मध्यानुपात होगा, ठीक है भाई। यहां तक की बात बताओ, समझ पा रहे होगे आप, बताइए भाई, ठीक है। चलो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है भाई, चलो भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा अनुपात, मैंने तीसरा अनुपात आपसे क्या बताया, 2 वैल्यू देगा वो, सजाना है तो चौथे नंबर पे एक्स लिखना। मैंने बताया कि दूसरे वाले को आप 2 बार लिख लो, समानुपात में भी 18 लिख लो और अनुपात एक्स, ठीक है, ऐसा लिखो। तो आपको पता है बार बार होगी अंदर अंदर होगी मल्टीप्लाई करोगे तो 18 गुना 18 करोगे आप। ये तरीका ऐसा है भाई, आपको अगर कभी आप भूल भी गए ना तो आपको जब भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट है आपका, ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात को। आप काट दो, काट दो 6 दूनी 12 और 6 से काटो 6 × 18, 2 से काट दो 9 बार, 9 × 27। कैलकुलेशन को सोल्व करना बस, और कुछ नहीं करना, डाटा को सोल्व करना भाई, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या करना आपको इसके अंदर। अगर आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से तरीके से जाओगे, एक्स की वैल्यू निकालना आपके लिए एक महाभारत साबित हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या तरीका है भाई, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ना इसे, ये थोड़ा मिस्टेक है भाई, ये वैल्यू है ना 103 135, रियल वैल्यू जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन है प्रीवियस, ठीक है, 110 और 144। यहाँ पे ना ये वैल्यू मान के चलो आप, ये वाली वैल्यूज है, ठीक है। ये है, मैं प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए, ठीक है। यानी अगर लॉन्ग मेथड से जाओ तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको। और ये क्या करता है, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, बाकी करना कैसे है वो मैं बताऊंगा। उस तरीके को बहुत बढ़िया तरीके से याद रख लो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि 103 में भी कुछ जोड़ो, जोड़ने की बात हो रही ना, हाँ जी, ये जोड़ा मैंने, मान लो कि मैंने एक्स जोड़ दिया। और ये बोला कि 135 में भी कुछ जोड़ो, वही चीज जोड़ो आप जो यहाँ पे जोड़ी, तो मैंने लिख दिया। उसने बोला कि 110 में भी वो जोड़ो, वही चीज, तो मैंने लिख दिया एक्स और प्लस करके, ठीक है। वो कह रहा है कि 144 में भी उसी चीज को जोड़ो, तो मैंने लिख दिया 144 प्लस एक्स। तो बोला कि अब जोड़ने के बाद जो ये नई संख्याएं मिली ये समानुपात में है, तो यानी ये समानुपात में होने का मतलब है कि ये कहानी है। और ये कहानी बनना, मैंने आपसे क्या बताया, बार बार को अंदर अंदर की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। और भाई ये कहानी अगर आपके सामने आ गई तो आपको क्या मिला, 103 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 144 प्लस एक्स, और ये इक्वल होगा इन दोनों के अंदर वालों की मल्टीप्लाई की, यानी 135
प्लस एक्स की मल्टीप्लाई आप कर दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 110 प्लस एक्स में, है ना। आप नोटिस करोगे कि इसे सोल्व करने में आपके घोड़े खुल जाएंगे दिमाग के भाई, ठीक है। ये इक्वेशन आप सोल्व करोगे तो आपकी बुद्धि हो जाएगी खराब, बिल्कुल भ्रष्ट, ठीक है। तो क्या आपको ऐसे ही करना है? नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। संख्याएं पता हो, बस मैं बताता हूँ क्या करना आपको। फिर डायरेक्ट कैसे एक्स का मान निकलेगा, वो संख्या पता कर दी। अब चाहे जोड़ के आनी हो, चाहे घटा के आनी हो, दोनों में सेम तरीका लगाना आपको, ठीक है। देखो तरीका क्या है, आप देखो 103, मैंने ऐसा बोल दिया कि 135 है, ठीक है। 135, 110 और 114, बहुत ध्यान से सुन लियो भाई, ठीक है। मैं डायरेक्ट एक्स का मान आपको निकाल के दूंगा, ठीक है। एक्स क्या रहने वाला, आप ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते, लेकिन उससे भी बेस्ट तरीका यही है। आप क्या करो, पहले दो को पकड़ो, इनका डिफरेंस चेक करो, आपको मिला 32, 32 मिला भाई, 32 डिफरेंस। आप इन दोनों का चेक करो, आपको मिला 34। ये आपने क्या निकाल दिया, दोनों के डिफरेंस निकाल दी। और मुझे डिफरेंस वाली वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए रेशो। अगर आप इसे फर्दर आगे काट सकते हो तो आप काट दियो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा कि 2 से कट जाओगे, ये आ गया 16 और ये आ गया मेरे पास 17। अब ये जो वैल्यू आई है भाई, ये तो वहां पे पहले वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगी ऐसे, ठीक है। और इधर ये आई है, देखो 2 पेयर बन गए थे ना मेरे, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो मैं इनमें ये ना 17 आया जो 103 में मल्टीप्लाई करेगा, और ये 16 जो आया इधर वालों के पहले में मल्टीप्लाई करेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या भाई। अब मैं 17 की गुना जब उसमें करूंगा, 17 तिया 51 और 17, तो ये मिला मुझे 1751, ठीक है। और इनकी जब मैं गुना करूंगा तो मुझे मिला 176 और 0, इसकी जब मैंने गुना करी इतना मिलेगा, ठीक है। तो आपको ना ऊपर की साइड इनका डिफरेंस लेना भाई, कितना आएगा, ठीक है। डिफरेंस से मतलब है, और नीचे क्या है, ये जो रेशो चल रहे थे इनका डिफरेंस, 17 में से 16 गया 1, तो ये मेरे पास डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आने वाली, ठीक है। मैं देख रहा कि भाई ये 1751 है, ये 1760 है, तो जो बड़ा है बड़े में से छोटा घटाना आपका टारगेट। ये मैं सोचो कि माइनस आ गया प्लस आ गया, माइनस आ नहीं सकता क्योंकि मैंने 12 मोड लगा दिया, ठीक है। तो भाई ऊपर आ गया मेरा 9 और 9/1 9, यानी वो वैल्यू ना 9 है भाई। अब देखो बताओ तरीका कैसा लगा आपको ये, ठीक है। ठीक है, इसमें आगे फर्दर आगे भी क्वेश्चन बनाया जा सके, बस सबसे पहला मैटर करते हैं कि आप एक्स का मान डायरेक्ट 9 निकाल पाए क्या। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, ये पेयर बन गया पहला और ये दूसरा, आप क्या करोगे डिफरेंस, डिफरेंस का भी आप रेशो लोगे, इस रेशो की पहले वाले में इधर मल्टीप्लाई, इस रेशो की पहले वाले में इधर मल्टीप्लाई, उनका डिफरेंस और बटे में जो वैल्यू यहाँ पे चल रही थी ना रेशो, उनका डिफरेंस, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर आपके सामने आ गया, एक्स का मान डायरेक्ट। तो भाई यही चीज है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने ही है, सबसे पहले आप एक्स का मान निकाल पाओगे तभी तो आप आगे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे भाई। तो सबसे पहला टारगेट आपका यहाँ पे भी एक्स का मान निकालना ही होगा, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं भाई। संख्या क्या है, 23, 39, 32 और 56। इनमें ना कुछ मुझे जोड़ना है क्या या घटाना है, घटाने में भी सेम तरीका लगेगा, ठीक है। आपको घटाना है या तो फिर आप क्या करो, 23 माइनस एक्स, 39 माइनस 32 माइनस 56 माइनस, इनको क्या करोगे समानुपात में लिखो, बार बार होगी अंदर अंदर होगी, मल्टीप्लाई करो, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आप क्या करोगे, आप करोगे डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, 3 में से ये 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करो आप 6 में से 2 गया 4 और ये आ गया 24। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए इनका भी रेशो। तो मैंने 8 से काट लिया, 8 दूनी 16 और 8 3 24, ये रेशो आ गया। क्या मैंने क्या बताया, इसकी मल्टीप्लाई इधर वाले के पहले के साथ करो, ठीक है। 23 3 69, 32 दूनी 64, आपने लिया डिफरेंस और इनका भी डिफरेंस बटे में 1, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई भाई, कितना आया 5। मेरे x की वैल्यू ना 5 आई, वो वैल्यू है ना जो मैं घटानी है मुझे, वो 5 है सीधी। ये करना बस आपको काम, ठीक है। अब x का मान अगर मेरे पास 5 आ गया ना, तो ये पूछ रहा है कि इनका ना मध्य अनुपात बताओ। x का मान अगर 5 आ गया तो 5 और 4 ये 9 बन गया क्या भाई, और भाई 5 या 15 और 1 16 बन गया क्या। और मध्य अनुपात मैंने कैसा बताया, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई में लिखे, बाहर रूट लगा दो, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल दो संख्या को, तो वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, जब 9 बाहर निकलेगा तो ये 3 आ गया, और जब 16 बाहर निकलेगा ये 4 आ गया, तो 4 3 12। मेरा फाइनल आंसर आ गया 12, ठीक है। ये आपको करना था बस, और ये माइंड में कर सकते हो चीज आप, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो भाई अब क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखो, अमित ने 2 कार खरीदी, उसने बाद में पहली कार का 10% लाभ और दूसरी को
कार को 25% के लाभ पर बेच दिया, दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो भाई, दो कार खरीद के लाता है, यानी मैंने पहली खरीद दी, उसका क्रय मूल्य, और मैंने बेच दिया उसे। ये पहली कार की बात हो रही है यहाँ पे, और ये सेकंड कार की बात हो रही है। पहली कार पे क्या बोला, 10% का लाभ हो रहा, तो 10 से क्या है 10%, 1/10, 10 से 11 में बिक गई मेरी कार। ठीक है, दूसरी बोला 25% का लाभ, 25/1/4, 4 की चीज 5 में बिक गई भाई। 4 में आपने कार को खरीदा तो, और आपने 5 में कार को बेच दिया। तो यहां तक बताइए पहले तो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, मैंने लिख दिया चीजों को। अब ये देखो क्या बोल रहा है, दूसरी कार का विक्रय मूल्य यानी 5 पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। भाई सबसे बड़ी समस्या यहीं पे ही है, 11 और 5 है मेरे हिसाब से, तो छोटा दिख रहा मुझे। लेकिन आप क्या करोगे, मैंने बताया था जहां पे भी लिंक बनाना है उसे पहले सेम करोगे। सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे करी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। भाई सेम बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे भी 5 से करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशो इनका उनके साथ भी है ना भाई। तो अब ये 55 बना दिया मैंने। अब देखो क्या कितना अधिक करना, दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक करना, दूसरी वाले का अधिक करना। 25 का मतलब 1/4, यानी अगर ये 4 है ना, तो 4 में जब आप एक अधिक करोगे तो 5 बनाना। अगर यहाँ पे 4 की करी तो यहाँ भी 4 की करो, यहाँ पे 5 की करी तो यहाँ पे भी 5 की करो। तो ये वैल्यूज आ गई आपकी। अब देखो क्या हुआ, पहली कार का मूल्य 5 चौक 20, ये आ गया 200, 20 दाम 200। ठीक है भाई, अब ये देखो 5 चौक 20, 20 की जब 11 में गुणा करूंगा तो 220 मिल गया मुझे, यानी मैंने 200 की खरीदी, 220 की पहली कार बेच रखी मैंने। अब देखो 5 चौक 20, 20 की गुणा 11 में करूँ तो मैंने पहली कार 220 की खरीदी और कितने बेच दी, ये आ गया 25, 275, यही होगा ना बस, 275, जीरो कहाँ से लगा दिया मैंने। ठीक है, 275। तो मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरा ना दोनों कार मुझे कितने की पड़ी, 200, 200, 420 की। और मैंने दोनों कार जब बेची 220, 200, 200, 400 और 70, 80, 90, 495 रुपए की मैंने बेच दी। तो मैं नोटिस कर रहा भाई मुझे 75 का प्रॉफिट हुआ नेट। किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे। 420 की मेरी दोनों कारों की खरीद थी, परसेंटेज के लिए मैं लगाऊंगा 100, और ये मेरा प्रॉफिट परसेंट आ गया यहाँ से भाई। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, क्या मिलेगा मुझे। मैं देखता हूँ कि मैंने इस जीरो से तो इस जीरो को खत्म कर दिया। अब मैंने 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से मैं काट देता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, और भाई मैंने 2 से काटे, 2 पंजे 10, और 2 सते 14, यानी ऊपर आ गया 125, नीचे आ गया मेरा 7। जब मैं इससे से काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 एकम 7, मैं भाग देता हूँ भाई, 7 एकम 7, और मेरे पास 55, 7 8 56, यानी 18 हो जाता अगर यहाँ पे 6 होता, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो 18 से थोड़ा सा कम मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो 18 से थोड़ा सा कम 17.85। ठीक है, क्योंकि अगर ये 126 होता ना भाई तो मेरा पूरा टेबल चल गया था, लेकिन 126 ना होगा, 125 है, तो ऊपर वाला डाटा थोड़ा सा कम है, तो आंसर भी थोड़ा सा कम होगा। किससे, 18 से। 18.36 तो बड़ा हो गया, अभी छोटा ही ज्यादा छोटा हो गया, और CND तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि निर्धारित हम कर सकते हैं। तो मेरा आंसर इससे 18 से थोड़ा सा छोटा मैंने लगा दिया। ठीक है भाई, ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है, और ये अच्छा क्वेश्चन था भाई। हमें ऐसा नहीं करना कि हम इजी इजी क्वेश्चन आपसे ला के दिखा दें और ये आपका हो गया भाई, है ना, ऐसा नहीं है। मैं रियलिटी दिखाऊंगा आपसे हमेशा, और आपका इस बार पेपर SSC लेने वाली है। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा और ज़्यादा अलर्ट रहोगे ना, और SSC की अनिश्चितता ही आपको भी पता ही है वैसे भी, और ये सब SSC के प्रीवियस से बनाए हुए सेट है आपके भाई। ठीक है, चलिए ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी डिस्काउंट से क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह एक वस्तु की बिक्री मूल्य पर 30.80 लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु की लागत मूल्य यानी CP बताना आपको। ठीक है, CP बताना भाई। ठीक है, करो, करते हैं, चलो, है ना। तो इस चीज का डायरेक्ट रेशो क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बताओ, MP और CP आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या। आपको यहाँ पे भी 100 में प्लस करना है समथिंग, और आप यहाँ पे 100 में समथिंग माइनस कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या माइनस करोगे आप, डिस्काउंट 100 में से, यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट प्लस करोगे। ये चीज आपको आती है क्या भाई, मैंने लिख के दिखा दी भाई। ठीक है, वरना एक लाइन का है, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मैं लेकिन लिख के दिखा रहा था कि आप रिलेट कर पाओ। MP यानी जो प्रॉफिट है MP की साइड लिखोगे आप, 20 का प्रॉफिट, तो ये आ गया 120 डाटा, 100 में जब जोड़ दोगे। डिस्काउंट आपको CP से घटाना, तो 100 माइनस कितना डिस्काउंट था, 28, तो ये आ गया 72।
तो भाई ये आपका रेशो आ गया, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, 12 से काट लो तो ये 10, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, तो ये आ गया 10:6। अगर आसान करना तो एक जीरो बढ़ा लो। इस रेशो में आपको करना थोड़ा आसान रहेगा। अब देखो क्या करोगे आप। मेरा सीपी 60 है क्या भाई मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मुझे 60 की वैल्यू बतानी है सबसे पहले तो, ठीक है। 60 की वैल्यू मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, ऑप्शन भी मुझे बता सकते हैं क्या भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो उसने बोल रखा कि मुझे 20% का लाभ हुआ, 60 सीपी है तो 20% कितना होगा इसका भाई, इसका 10% कितना होगा 6, और 20% कितना हो जाएगा 12, यानी 60 का जब आप 120 निकाल लोगे, सॉरी 20% निकाल लोगे, तो आपको पता लगा कि आपको 12 मिलेगा। 6 दूनी 12, मैंने कैसे देख लिया, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, क्योंकि 10% की वैल्यू 6 है तो 20% की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना आया भाई, मेरे अकॉर्डिंग 12 का लाभ हुआ इसे, लेकिन इसने दे रखा इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30.8। ये क्या है 12 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बटे में आ जाएगा। वो मेरे से पूछ के रखा सीपी, यानी 60 की वैल्यू मेरे से पूछ रखी है भाई। तो आप ऐसे यूनिट की कंपैरिजन करो, 12 पंजे 60 और 8 पंजे 40, 4 इधर आ गए और 5 या 15, 150 में जब मैं 4 जोड़ूंगा तो 154। इतने रुपए मेरा क्या है भाई सीपी, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो आप कर पा रहे हो भाई इन चीजों को, ये मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है। आप इस रेशो को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। कभी कभी फ्रैक्शंस डायरेक्ट दोगे तो आप 100 में से घटाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, मैं उम्मीद कर रहा भाई आपने उतार लिया, समझ लिया होगा जो करना होगा, ठीक है। आप एक बात बताओ, मैं एमपी और सीपी का रेशो किसी और तरीके से, क्योंकि फ्रैक्शंस ये तो आसान था तो मैं 100 में से इजीली 20 और 28 घटा पा रहा, लेकिन कभी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस दे दी जावे तो अगर आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू पता है तो आप कैसे करोगे चीजों को, ठीक है। इसने बोला 28% की छूट, आपको पता आप छूट को किधर की तरफ डील कर रहे थे, सीपी की तरफ डील कर रहे थे आप छूट को, ठीक है। 28%, 28% का मतलब कितना होता है 7/25, ठीक है। 25 पे जब आप 7 की छूट दोगे तो आपको 18 मिलेगा क्या, मैं नई चीज लिख दी भाई, ठीक है। मैं छूट को किधर डील करता हूँ सीपी की तरफ। अब लाभ कितना है 20%, मैं लाभ को एमपी की तरफ डील करता हूँ। 20% मतलब 1/5, 5 पे जब 1 का लाभ होगा तो 6 हो जाएगा क्या भाई, ये मैंने वैल्यू लिखी, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि 5 से तो ये 5 बार कट गया और 6 से 3 बार कट गया। अब ये 5 वहां चला जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3, जब रेशो की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि रेशो के अंदर है ना चीजें, तो ये 5/3 आ गया मेरा। अब आप अपने अकॉर्डिंग जीरो बढ़ा सकते हो, अब इस रेशो में भी आप चीजों को सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भाई इसका निकाल लोगे आप तो 6 की वैल्यू, 10% की वैल्यू 3 और 20% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, तो 6 की वैल्यू आपके पास ये है और आपको 30 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आप कर लोगे ना भाई, आप इस तरीके से भी कर लोगे क्या भाई, बताओ भाई, ठीक है ना, कर लोगे। अभी आपके पास कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी 8 क्वेश्चन करते रहो भाई, है ना। ये करो भाई क्वेश्चन एक बार आप। एक निश्चित राशि टी वर्षों के लिए निवेश की जाती है, यह राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से 400 रुपये हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की जाती है तो उतने ही समय में यह राशि 350 रुपये हो जाती है, तो समय टी ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाई बहुत ध्यान से देखो, प्रिंसिपल था आपका, आपका प्रिंसिपल था और प्रिंसिपल पे आपने क्या भी ब्याज लिया, टाइम देखो क्या रेट है 6% और टी टाइम तक, तो 60% आपको ब्याज मिलेगा। तो और आपको पता लगा कि भाई प्रिंसिपल में कभी भी ब्याज में जोड़ देता हूँ तो मुझे मिलता है आपका अमाउंट, तो इसने बताया 400 रुपये। अगर थोड़ा सा क्या करते हैं आप, 1 साल या 5% रेट कम रख 1% कम रखते हो, यानी 5% रखते हो, तो यानी 40%, तो आपको 350 रुपये मिलते हैं भाई। तो भाई पी तो वहां पे भी है और यहाँ भी है, कोई डिफरेंस नहीं आने का, ठीक है। तो 60 की वजह से जगह पे अगर 50 हो जाए ना, तो 1T% होने पे आप नोटिस कर रहे हो कि भाई आपकी वैल्यू ना 50 कम होगी, है ना, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि भाई 1% घटने की वजह से 30 साल का जो आपको साधारण ब्याज मिलने वाला था वो 50 रुपये कम मिल रहा। तो मैं यहाँ से ना अगर मैं 5 की गुना कर दूं, यहाँ पे देखो मैंने 5 की गुना कर दी, इधर भी इधर भी,
तो 50% यानी मुझे जो ब्याज मिला था मुझे मिल गया 250 रुपये। मुझे अपने होने वाले प्राप्त ब्याज की वैल्यू पता लगी क्या, 250 रुपये ब्याज है मेरा, ठीक है। लेकिन अमाउंट तो मेरी कितनी बन रही भाई, 350। यानी मेरा प्रिंसिपल 100 है क्या भाई, प्रिंसिपल 100 है, ब्याज मिला है मुझे 250। और मुझे पता है कि RT बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम, टाइम ये होता है मेरा RT%। मेरा क्या होता है भाई बताओ, SI%। और SI% क्या है, SI% है क्या भाई, और SI RT लिख दो बस खाली, है ना। RT बराबर होता है मेरा SI%, ठीक है। तो भाई SI% क्या है, रेट कितनी है, 5 साल की बात हो रही ना, मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ, ठीक है। टाइम मुझे बताना है, ठीक है। चलिए ब्याज कितना मिला, 250। किस पे मिला, 100 पे, क्योंकि प्रिंसिपल मैंने 100 निकाले, प्रतिशत के लिए गुना 100 करोगे। अब आपको पता है 100 से 100 कट जाएगा, 5 से जब अभी से 250 को काटोगे, टी की वैल्यू आपको मिली कितनी, 50 साल। टी की वैल्यू आ गई 50 साल भाई, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इस इक्वेशन की जगह पे आप ऊपर वाली में भी रख के निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। RT बराबर SI%, RT बराबर SI%, RT बराबर SI%, RT बराबर SI%, ठीक है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा टाइम बचा लेगी ये चीज। कोई धन 8 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर से अपना 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो कितने वर्षों में यह धन अपने आप का 243 गुना हो जाएगा, करिए भाई। करो भाई, देखो 8 वर्ष मिल जाए अगर, पहले मैं इसकी थोड़ी ट्रिक बता दूं आपसे, जो भी चीज होती है 8 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना यानी पावर 1 है 3 की, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि भाई कि ये 243 गुना करना, तो 3 के फॉर्मेट में आप क्या लिख सको इसे, तो 3 की पावर 5 लिख सकोगे आप 243 को भाई, ठीक है। अब 8 वर्ष में तो 1 गुना हुए, ठीक है। तो इतना गुना करने में कितने, इसकी मल्टीप्लाई आप इस पावर में कर दो बस, 8 पंजे 40, 40 वर्ष। अगर आप कमेंट में बोलोगे ना भाई, तो मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन और लाके आपकी इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, वरना फिर आप कैसे करोगे अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ना भाई, अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, फिर वो हम नहीं छूटने देंगे। हम आपसे 1 से 2 तरीके, जो चीज़ हमें पता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, आप भूल सकते हो, तो हम बता के चलेंगे। 8 वर्षों में कोई धन 3 गुना है, मान ले कि धन 1 था तो 3 गुना हुआ, फिर ये इसका भी 3 गुना, हर बार 3 गुना होता जाएगा क्या भाई, ये 8 साल में 3 गुना, अगले 8 साल में फिर 3 गुना यानी 9 हो गया, अगले 8 साल में फिर ये 27 हो जाएगा, इसका भी 3 गुना, अगले 8 साल में फिर ये 81 हो जाएगा, इसका भी 3 गुना, अगले 8 साल में कितना हो जाएगा भाई, 243 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल 243 होगा, 41 को लिख दिया, ठीक है भाई। तो मुझे कितने साल लगे, जोड़ियो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो ये 40 साल लगे भाई 243 गुना होने में, ठीक है। तरीके बहुत हैं भाई चीजों को करने के, ठीक है। आप ईमानदारी से देखो चीजों को लेके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करिए भाई क्वेश्चन। ए एक काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यानी ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा ये बताओ पहले, 2 तिया 6 और 5, यानी देखो क्या कर रहे हैं, 2 तिया 6 कर दिया मैंने, और ये 5 यहाँ बटे में था तो उधर मल्टीप्लाई में चले जाओगे, 5 तिया 15। एक पूरे काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। अब बी के बारे में देखो, आप क्या इन्फॉर्मेशन है बी के बारे में देखो, 2 छिक्की 12 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 18, बी 18 दिनों में कर सकता है। तो मैंने काम मान लिया टोटल वर्क, टोटल वर्क मैंने क्या लेट कर लिया भाई, मैंने निकाल एलसीएम 90 मान लिया, तो 15 छिक्की 90, 18 पंजे 90, ठीक है भाई। ये इनकी एफिशिएंसी मैंने निकाल दी। अब देखो इसने क्या बोला, ये बोला कि ए और बी एक साथ काम करने के लिए लग गए और 6 दिनों तक काम करा उन्होंने। ए और बी जब एक साथ लग जाएंगे तो 11 काम करते हैं क्या भाई, वो ए और बी की एफिशिएंसी 6 और 5 11, और इन्होंने कितने दिन काम करा, 6 दिन, तो यानी 66 काम तो इन्होंने नपटाई दिया भाई, लपेट दिया, ठीक है। और टोटल काम 90 है, तो 24 काम अभी भी बचा हुआ है क्या। अब इसने बताया कि 24 काम था ना, सी आ गया, सी ने करा कितने दिन में, 8 दिन में। तो सी किसी काम को 8 दिन में करा, तो सी की एफिशिएंसी 8 तिया 24, ठीक है। ए की एफिशिएंसी मुझे 6 पता है, बी की एफिशिएंसी 5 है, और सी की एफिशिएंसी मुझे पता लगी 3। मैंने ये चीज निकाल ये चीज मुझे पता लगी भाई, इतनी इंफॉर्मेशन।
तो क्या बोल रहा है, ए और सी एक साथ मिलाओ, 6 7 8 9। तो ए और सी की अगर मैं कंबाइन एफिशिएंसी की बात करूँ तो 6 और 3 9 हो गया मेरे पास, ठीक है। वो बोला कि पूरा काम करवाओ इस पे, 90 काम करवाना। किस पे करवाना है, ए और सी। 6 7 8 9, 9 की ताकत से 90 काम को करने में 10 दिन लगे, आप घंटे दिन जो भी होगा, ठीक है। दिन है 10 दिन, ठीक है भाई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही करने और आपको, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में करने को इसी तरीके से करने। अब मैं यहाँ पे लिखूँ ए और बी करेंगे, बी और सी करेंगे, तो नहीं करना भाई ऐसे, ठीक है। टाइम जिस चीज को अलाउ करेगा वो चीज करनी है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 2 गुनी कर दी जाती है, तो यह दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेती है। देखो भाई, दुरंतो तो अपनी स्पीड से चल रही भाई, दुरंतो को तो एक्सप्रेस से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्सप्रेस क्या कर रही है, अपने अंदर चेंजेस कर रही है और टाइम से कंपैरिजन कर रही है। देखो अब क्या है, मैं लिखता हूं। अब जिसके अंदर भी इस तरीके का क्वेश्चन आप कभी भी फेस करो कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से अपना कंपैरिजन कर रही और अपनी स्पीड को कभी घटा रही है कभी बढ़ा रही है, तो आप उसी स्पीड को सिलेक्ट करोगे, उसी ट्रेन को सिलेक्ट करोगे जो चेंज कर रही है ना। तो जो ट्रेन चेंज कर रही है वो कौन सी, एक्सप्रेस है क्या। मैं एक्सप्रेस के बारे में अगर बात करूं, एक्सप्रेस क्या कर रही भाई, अपनी स्पीड के अंदर क्या कर रही, अपनी स्पीड को डबल करा उसने, ठीक है भाई। यानी पहले ये थी और अब ना ये है, देखो कितनी डबल कर दे, मतलब 1 से 2 कर दी स्पीड उसने अपनी, ठीक है। तो जब स्पीड बढ़ाओगी और 720 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगी, तो भाई टाइम आधा हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो टाइम के अंदर क्या रेस होगा, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को भाई। तो 2:1 हो जाएगा टाइम, नॉर्मल सी बात है। यानी एक्सप्रेस कभी पहले 2 टाइम लेती, तो एक्सप्रेस अब सिर्फ 1 टाइम ले रही, कितना कम, 1 कम। लेकिन इसकी कंपैरिजन में किसके साथ करूं 1 टाइम की, अब देखते हैं। मैंने मान लिया इधर दुरंतो है और ये एक्सप्रेस पहली कंडीशन में टाइम ले रही, ये टाइम है भाई इधर, ठीक है। और मैंने मान लिया एक्सप्रेस अब इनिशियली नए स्टेज में कितना काम कर रही, कितना टाइम ले रही, ठीक है। तो मैंने दुरंतो को अगर एक बार के लिए एक्स मान लिया, ठीक है। तो अब देखो एक्सप्रेस के बारे में क्या कहा इसने, एक्सप्रेस ट्रेन जब नॉर्मल थी, मतलब 1 की स्पीड से 1 रेशो से चल रही थी, तो 6 घंटे अधिक लेती थी, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटे अधिक, तो यानी एक्स ले रही ना, तो ये x+6 ले रही भाई। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अब उसने स्पीड बढ़ा दी तो वो तेज चलना शुरू कर दिया, दुरंतो से कितना, 2 घंटे कम। तो अब ये दुरंतो से 2 घंटे कम ले रही भाई। अब की कंडीशन आ गई ये। तो इसने अगर मैं एक्सप्रेस का एक्सप्रेस से कंपैरिजन करूं, तो भाई पहले 6 घंटे ज्यादा ले रही थी, अब 2 घंटे कम, तो 8 घंटे बचने शुरू हो गए, क्या सेविंग 8 घंटे की। तो एक की वैल्यू 8 के बराबर आई मेरे हिसाब से। जब एक्सप्रेस का एक्सप्रेस से कंपैरिजन करा, मुझे पता लगा कि भाई वो एक्स+ 6 घंटे पहले लेती थी, अब वो x-2 ले रही, तो 6 और 2 इनका डिफरेंस कितना है, वैसा डिफरेंस नहीं, ये नंबर लाइन पे चेक करियो, 6 से आप 0 आओगे, 0 से फिर -2 जाओगे आप, तो ये 8 का डिफरेंस है भाई। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। तो भाई तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप ये बताओ। 2 की वैल्यू आ गई 16। तो भाई मुझे पता लगा एक्सप्रेस मेरी पहली कंडीशन में 16 घंटे ले रही थी क्या, एक्सप्रेस मेरी पहली कंडीशन में 16 घंटे ले रही थी क्या भाई, ठीक है। लेकिन मुझे तो ये पता कि ये दुरंतो से कितने ज्यादा घंटे ले रही, ये एक्सप्रेस के घंटे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब इसने पूछ रखा दुरंतो को, यानी इसने टफनेस इसके अंदर बहुत ज्यादा भर दी, ठीक है। उसने बोला कि भाई ये दुरंतो से कितने घंटे अधिक, उसने बता रखा कि एक्सप्रेस दुरंतो 6 घंटे अधिक ले, तो मेरी दुरंतो 10 घंटे लेती होगी दुरंतो भाई। आप बताओ दुरंतो की किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड, भाई 720 किलोमीटर, दुरंतो 10 घंटे में जावे अगर, तो डिस्टेंस बटे टाइम मैंने कर दिया, तो स्पीड आ गई क्या, 72 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है मेथड नंबर 1। इसका मैं और भी तरीका आपसे बता के चलूंगा, ठीक है। पहले बताओ ये समझ में आया क्या भाई, कंपैरिजन करोगे आप सबसे पहले। कंपैरिजन में 1 की वैल्यू 8 आई, 2 की वैल्यू आ गई 16, यानी एक्सप्रेस पहली कंडीशन में 2 आपके 2 यूनिट यानी 16 घंटे ले रही है, ठीक है। अगर वो 16 घंटे ले रही तो हमें पता कि दुरंतो से 6 घंटे अधिक ले हुए, तो यानी दुरंतो 10 घंटे लेती होगी। 720 किलोमीटर जाने में दुरंतो 10 घंटे ले रही, तो यानी 772 की स्पीड से चल रही। तो मैंने आंसर लगा दिया। या फिर आप क्या करो, देखो ये वाला तरीका आप समझ गए होंगे ना, तो मैं दूसरा तरीका इसका बता रहा, फॉर्मूले से भी जा सको आप, ठीक है। वो कैसे जाओगे वो चीज देखो, लेकिन ठीक है कैसे जाओगे वो चीज देखो।
मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने बता रखा आपसे फॉर्मूला डिस्टेंस वाला 720 स्पीड, मैं एक्सप्रेस पे कर रहा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखियो। 720 डिस्टेंस है, एक्सप्रेस पहले एक्स की स्पीड से मान लिया मैंने, डबल करने के बाद 2x से चल रही होगी, दोनों गतियों का अंतर यानी 2x और x का अंतर x। अब घंटों में कंपैरिजन करो, वो पहले दुरंतों से 6 घंटे अधिक, अब दुरंतों से 2 घंटे कम यानी 8 घंटे। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले तो, ठीक है। आपका टारगेट 1x से आपने x काट दिया, आप 8 से काटो, 8 नंबर 72, 90 हो गया, और 2 से जब 90 काटोगे तो x की वैल्यू आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। लेकिन इससे तो बात नहीं बनेगी भाई, आपको पहुंचना कहाँ है, दुरंतों पे पहुंचना आपको, ठीक है। दुरंतों पे आपको पहुंचना, समझो मेरी बात को। अब दुरंतों की बतानी ना मुझे, मैं कोई और तरीका भी लगा सकूं क्या। 6 घंटे अधिक लेती थी, ठीक है, रेशो नहीं पता लेकिन मुझे वहां पे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। ये मुझे किसका पता, मेरी एक्सप्रेस ट्रेन 45 की नॉर्मल स्पीड है उसकी, ठीक है। तो 720 किलोमीटर जाने में आप ये बताओ मेरी एक्सप्रेस कितना टाइम लेती होगी, 45 की स्पीड से वो जा रही, 45 दूनी 90 और है ना 9 चौक 36, 9 8 72, मैं काट दूंगा ऐसे भाई, मैं भाग दे दूंगा, मैं 9 से काट दूँ, 9 पंजे 45, 9 8 72, ठीक है। और ये आ गया मेरा 80, 16, तो 16 घंटे आ गए मेरे पास, है ना। 5 से जब मैं 80 को काटूंगा तो 16 घंटे किसे लग रहे हैं, एक्सप्रेस को। आप मुझे पता दुरंतों से 6 घंटे अधिक है, ये पहली लाइन पढ़ोगे आप, दुरंतों से 6 घंटे अधिक है तो दुरंतों को 10 घंटे लगते होंगे। और भाई 720 किलोमीटर जब दुरंतों 10 घंटे में जाती होगी तो मुझे पता लगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी आ गई स्पीड, दुरंतों की भाई, ठीक है। दिमाग को खोल कर रखो चीजों को, आप ग्रेस्प जब ही कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो, दो स्टेशनों से एक स्टेशन से 2 ट्रेनें एक ही दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करती है 6 घंटे बाद। अब एक बात बताओ, एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की है 70 और 60 है, ठीक है। तो इनके बीच का 1 घंटे अगर मैं इन्हें चलाऊं तो 10 किलोमीटर का गैप बन जाओगे भाई। अगर मैं बोलूं कि 1 घंटा चल के दिखाओ तो 70 किलोमीटर वाली 70 किलोमीटर पहुंचेगी, 60 किलोमीटर वाली कहां पहुंचेगी भाई, 60 किलोमीटर पहुंचेगी। लेकिन मुझे पता लगी भाई 10 किलोमीटर का गैप आ गया। अगर ये गैप 6 घंटे तक चलवाऊं मैं, इसी तरीके से करवाऊं, तो अगर 6 घंटे करवाऊं तो मैं 6 गुना हो जाओगे ऑटोमेटिक गैप, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में मेंटेन हो जाएगा भाई। ये मेरा आंसर है। या फिर आप ऐसे देख लो भाई, 70 किलोमीटर वाली ट्रेन जब 6 घंटे चलेगी तो 7 6 42, 420 किलोमीटर टोटल चलेगी। आप देखो, आप 60 वाली जब चलेगी तो 6 6 36, 360 किलोमीटर चलेगी, तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 6, और ये आ गया 0, 60 किलोमीटर का। कैसे भी सोच लो भाई, एक ही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। ये देखो भाई, है ना, स्थिर पानी में एक नाव की चाल यानी एक्स का वैल्यू दे दिया, ठीक है। मैंने पिछले वाली सेट के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा रखा भाई, मैंने 5 6 क्वेश्चन करवाए लगातार वहां पर, ठीक है। ऐसा कोई मोटिव नहीं है हमारा कि प्रैक्टिस सेट करें तो एक टाइप का एक ही क्वेश्चन, हम 3 4 क्वेश्चन भी डाल देते हैं वेटेज के हिसाब से या फिर जो हमें सिखाना है उसके हिसाब से। देखो, कभी भी नाव की गति दिया तो एक्स की वैल्यू दिया, ठीक है, और धारा की गति कभी दिया तो यानी वाई की वैल्यू दिया, 6। देखो भाई, अब ये क्या बोल रहा, कितने समय में नाव 90 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाती है और वापिस भी आती है। देखो 90 किलोमीटर जब वो जाएगी तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, तो जाते टाइम जब वो धारा की दिशा में बह रही, सबसे पहले 18 और 6 24 की स्पीड से जाएगी, लेकिन जब वो वापिस आवेगी तो वो धारा के विरोध में जा रही भाई। वो 18 किलोमीटर नाव तो आगे चल रही, लेकिन पानी आपको 6 किलोमीटर पीछे धकेल रहा, ठीक है। तो यानी आप 12 की, और इसका रिजल्ट ये आपको बताना। अब आप क्या करोगे, इसे थोड़ा सोल्व करने का तरीका देखो। मैं क्या कर दूं, मुझे एलसीएम लेना ना यहाँ पे, तो मुझे एलसीएम में डायरेक्ट इस तरीके से ले लूँ, मैंने 24 ही बना दूं इसे मैं, तो ऊपर ये बन गया 180 और 90 यानी 270 बन गया ऊपर, और नीचे एलसीएम हो गया मेरा 24। जब मैं 24 से भाग दूंगा तो मैं देख रहा 24 ही कम 24 और 3 और 0 30 बन गया, 24 ही कम 24 ऊपर आ गया 6। मैं 6 से जब 24 को काटूंगा मुझे 6 चौक 24, तो 11 से ही 1/4 घंटे लगे मुझे भाई, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, 11 से ही 1/4 घंटे, ठीक है।
ठीक है भाई, आप फॉर्मूले के अंदर भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपसे, मैंने बता रखी पुराने सेट्स के अंदर। कभी भी आप मेरे साथ किसी भी सेट्स में जोड़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट जब होगा जब आप पहले सेट से देखना शुरू करो, क्योंकि मैं ना चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ाता हूँ भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ जो मैं आज डायरेक्ट लिखवा रहा है मैंने पिछले सेट्स के अंदर कवर करवा दी ऑलरेडी। ठीक है, और ये रिवीजन होता चला जाएगा अगले सेट्स का। तो डी बराबर क्या बता रखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x और मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया था फॉर्मूला, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही चेप दिया था। ठीक है, ये होता है भाई। लेकिन कभी समय का अंतर दिया जाए तो फिर आप क्या यूज ले रहे होंगे, डी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2। अब जब समय का अंतर होता है यहाँ पे y की वैल्यू में धारा की दिशा, धारा वाली चाल आ जाएगी, और ये डेल्टा टी होता है, यानी समों का अंतर। ठीक है, आप इसमें डाटा पुट करो और आप यहां से भी अपना आंसर उठा सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है भाई, एक बिजली के खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। चलो देखो क्या है, रेलगाड़ी जब किसे पार कर रही है भाई, 180 मीटर लंबे खंभे को और खुद को पार करेगी। रेलगाड़ी कभी भी खंभे को पार करती है तो सबसे पहले तो खुद को पार करे, फिर वो स्विच को पार करेगी। ठीक है, लेकिन इसने क्या दिया, प्लेटफॉर्म को, है ना, खुद को पार करेगी और फिर प्लेटफॉर्म को उसके बाद पार करेगी। तो मैं देख रहा कि भाई मैंने मान ली रेलगाड़ी की लंबाई L मान ली और 180 मीटर लंबा मेरे पास प्लेटफॉर्म है, तो मुझे ये डिस्टेंस ओवरऑल कवर करनी क्या भाई। ठीक है, आप देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे पास किस में, घंटों में, तो मैं इसे मीटर में चेंज कर लो। मैं देख रहा हूँ 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया डायरेक्ट, है ना। लेकिन मैं क्या करूँगा, करके दिखाऊंगा भाई ताकि आप कन्फ्यूजन हो। 72 किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से मैं क्या करूँगा, गुना करूँगा। ये आ गया मेरा भाई, है ना। और ये 60 सेकंड में कर रही इस चीज़ को पूरा। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करा मैंने। 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 20 की जब मैं 12 में गुणा 60 में गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12, ये आ गया 1200। यानी L प्लस 180 की वैल्यू मुझे मिली 1200, L प्लस 180 की वैल्यू मिलेगी मुझे 1200। तो L की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे भाई, जब मैं इस 100 में से 80 घटाऊंगा तो 20 मिला और 11 में से 1 गया 10, 1020। तो भाई मेरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 1020 मीटर लंबी मेरी ट्रेन है। आप देखो जब ट्रेन किसी टावर को पार करती है, क्या दिया इसमें, या खंबे को, बिजली के खंबे को पार करती है, तब क्या करोगे आप, तो ट्रेन खुद को ही पार करती है क्या भाई। तो इसने पूछा टाइम, टाइम क्या होगा ये बता दो। यानी ट्रेन को खुद को ही पार करना, यानी 1020 मीटर ही कवर करना। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला, 20। तो 2 जीरो मैंने 0 से 0 काटे, 2 से जब मैं 102 काटूँ तो मुझे मिलेगा 51 सेकंड, है ना, है ऑप्शन के अंदर। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, 51 सेकंड मुझे यहाँ पे लगेगी। ठीक है भाई, और आज की क्लास का लास्ट और इजी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से मैंने उठाया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई इसे करो। ए और बी ने क्रम से 9 है, ये 9000 कितना ही गाइस, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, 92,500 और 1,12,500 रुपए के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 10 है तो ए द्वारा अर्जित लाभ, ये एक इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये आप खुद कर लो, मैं होमवर्क डाल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो समय समान है तो आपका जो प्राइस है ना, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसी रेशो में आपको पैसा बांट रहा है। ठीक है, उनका रेशो निकाल लो और उसी रेशो में आप पैसा बांट दो। ठीक है, कंपैरिजन करके। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू क्लास।